हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल से संबंधित आपके सामने जो पेपर होगा उससे संबंधित अपन कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें अपन सबसे पहले देखेंगे यूनिट फर्स्ट को, जिसमें से अपन देखने वाले हैं सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट को अपन, जिसमें अपन यूनिट नंबर जो फर्स्ट हमारी उसका रिवीजन करेंगे। और यूनिट नंबर फर्स्ट में जो चीजें आती हैं आपके सामने वो क्या होती है, क्षेत्र की अवधारणा और वर्गीकरण से संबंधित चीजें देखने को मिलती हैं। विस्तार से पढ़ेंगे आपके सामने पूरी की पूरी सारी की सारी चीजों को अच्छे से। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे भी यूनिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सारी की सारी वन शॉट क्लासेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और तो सब्सक्राइब करें और सारी चीजें आपके सामने डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित सारे सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ के साथ अब मैं आपके सामने बात करूं, ये फ्री की जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। कहां पर मिलेगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे आप ये फ्री की सारी चीजें पढ़ सकते हो। पूरी पूरी पीडीएफ मुफ्त में मिलते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ बच्चों आपको क्या करना है, आपको करना है क्या कि अगर कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट या मंत्रा से खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन या फिर शॉप वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करके खरीद लेना, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन। क्या होती है क्षेत्र की अवधारणा, क्षेत्र की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे अपन विस्तार से। क्षेत्र क्या होता है, भूगोल में क्षेत्र पृथ्वी की सतह का एक ऐसा विशिष्ट भाग होता है जो समरूप विशेषताओं जैसे भौतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक आधारों पर अपने आसपास के क्षेत्रों से भिन्न होता है। मतलब क्षेत्र क्या होगा, देखो भाई क्षेत्र तो आपके सामने अपना जम्मू कश्मीर का भी है क्षेत्र, अपना कहाँ का है, जम्मू कश्मीर छोड़ दो आप, अलवर भरतपुर का ले लो, क्षेत्र अलवर भरतपुर का भी है क्षेत्र, अपना जैसलमेर का भी है ना। दोनों में क्या अंतर है, दोनों तो है तो क्षेत्रीय, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, दोनों एक विशिष्ट भाग है। देखो उदाहरण से समझाऊंगा। जम्मू, अगर आप जैसलमेर में जाओगे कैसी मिट्टी देखने को मिलेगी, बालू मिट्टी देखने को मिलेगी। दिन में बहुत ज्यादा तापमान, रात को बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। अंतर देखने को मिलता है, वर्षा बहुत कम होती है, शुष्क मौसम रहता है हमेशा, ह्यूमिडिटी बहुत कम रहेगी आपके सामने, है ना। नदियां वगैरह है नहीं आपके सामने। अब वही उदाहरण लेता हूं आपके सामने, कहाँ का मैं, अलवर भरतपुर का। अपन राजस्थान का उदाहरण लेते हैं, क्यों जम्मू कश्मीर तक जाए, अलवर भरतपुर में जाते हैं। अलवर भरतपुर का क्षेत्र, मिट्टी कैसी आपके सामने, कैसी है, जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, या कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत अपनी काली मिट्टी का भी देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी मैदानों में जो पाई जाती है आपके सामने, वो वाली मिट्टी दिखाई देती है। जमीन कैसी है, समतल है, वहां पर कैसी है, टीले हैं। समझ में आ गया आपके सामने। पानी क्या है, अच्छी खासी मात्रा में आपके सामने पानी देखने को मिल जाएगा, है ना। वर्षा ठीक ठाक होती है, ना कम ना ज्यादा, लेकिन कृषि के लिए उपयुक्त है। तो आपके सामने दोनों में देखो कितना अंतर देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया, तो दोनों ही क्षेत्र हैं। तो कोई एक जो कुछ समरूप विशेषताएं होती हैं कोई भी क्षेत्र की, जैसे उसकी भौतिक, कि वो भौतिकी कैसी है, वहां की सांस्कृतिक और आर्थिक आधार क्या है, आसपास के क्षेत्रों से भिन्न होता है। क्या तो भौतिक, मतलब जो भौतिक क्या होता है आपके सामने, कैसी मिट्टी है, कैसे आपके सामने पानी है, वातावरण कैसा है। दूसरी चीज कैसे विशेष हो सकता है कोई क्षेत्र, संस्कृति पर, वहां के जो लोग हैं वो किस प्रकार का खान पान करते हैं आपके सामने। देखो अलवर भरतपुर का क्षेत्र अपना, है ना, और भरतपुर आप इससे ज्यादा दूर के जो आप यहाँ पर यूपी वाला क्षेत्र चले जाओ, पास ही पड़ता है आपके सामने। दोनों के खान पान में, रहन सहन में, बोली में अंतर देखने को मिलेगा आपके सामने। आर्थिक, जयपुर से आपके सामने, जयपुर जो शहर है उससे आप 50 किलोमीटर दूर चले जाओ, उतने आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं जितने शहर में दिखाई पड़ते हैं। तो यही है, कोई भी क्षेत्र वो तीन तरीके से आपके सामने अलग दिखाई पड़ता है। भौतिक दृष्टिकोण से, है ना, जिसको भौगोलिक भी बोलते हैं, संस्कृति के दृष्टिकोण से, और आर्थिक पैसों के दृष्टिकोण से अलग अलग भिन्न दिखाई पड़ता है। उदाहरण दे दिया, एकदम स्पष्ट रूप से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यह एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है जो सीमाएं स्पष्ट व अस्पष्ट होती है। मतलब इसको अगर अपन विस्तार से अध्ययन करने की चीज प्रयास करें तो कुछ चीजें आपको स्पष्ट दिखाई पड़ती है, कुछ चीजें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको हर चीजें आपको विस्तार से समझने को मिलेगी। अगले वाला पॉइंट है वर्गीकरण। क्षेत्रों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कोई भी क्षेत्र होता है उसको एक आधार पे नहीं, आप विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो आधार होते हैं उसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, उनको वर्गीकृत है वो कर सकते हो। पहले प्रकार का जो आपके सामने वर्गीकरण देखने को मिलता है उसको क्या बोला जाता है, समरूपी या औपचारिक क्षेत्र के वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। इसमें
एक या एक से अधिक समान या भौतिक संस्कृतियां विशेषताएं होती है। मतलब समरूपी क्या होता है? समानता। समझ में आ गया? समरूपी मतलब समानता। तो कोई भी एक या एक से अधिक जो क्षेत्र होते हैं उसमें कोई भौतिक समानता या सांस्कृतिक जो समानता देखने को मिलती है उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने? समरूपी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसको किस रूप से जाना जाता है? समरूपी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हो सकता है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से समानता हो सकता है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी समानता देखने को मिले। समझ में आ गया आपके सामने? अब क्या होता है? उदाहरण के लिए गंगा के मैदान व सहारा मरुस्थल, है ना, जो गंगा के मैदान होते हैं और आपके सामने सहारा मरुस्थल है। अब गंगा के जो आपके सामने मैदान है, गंगा के मैदानों की बात करें तो गंगा के मैदान जो आपके सामने यूपी में है, वहीं आप अगर बिहार में चले जाओ तो गंगा के मैदान समान दिखाई पड़ते हैं, समान स्थल करती होंगी। वही हरियाणा में भी दिखाई पड़ेंगे, वही पंजाब की भूमि आपको दिखाई पड़ती है। तो गंगा के मैदान आपको जहां जहां पर दिखाई पड़ेंगे वहां पे उनकी क्या समान स्थल करतियां, मतलब जमीन वो एक जैसी दिखाई पड़ती है, कृषि भी एक जैसी दिखाई पड़ेगी। वहां पर चावल की फसल दिखाई पड़ेगी, वहां पर गेहूं की फसल दिखाई पड़ेगी, वहां पर गन्ने की फसल मुख्यतः दिखाई पड़ेगी। वही आपके सामने पंजाब में फसल होती है, वही हरियाणा के गंगा के मैदानों में होती है, वही यूपी में होती है, वही बिहार के गंगा के मैदानों में होती है। तो जो एक स्थल है जहां पे एक से अधिक चीजों की भौतिक या सांस्कृतिक समानताएं देखने को मिली जाती है उसको क्या कहा जाता है? समरूपी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। रट लो, समरूपी मतलब समान क्षेत्र। अगला क्या? सहारा मरुस्थल। अब सहारा मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है। तो भाई चाहे जैसलमेर में चले जाओ, चाहे बाड़मेर में चले जाओ, चाहे जोधपुर में चले जाओ, चाहे चूरू में आ जाओ, चाहे हमारे शेखावाटी क्षेत्र में आ जाओ, जहां पे मरुस्थलीय चीजें देखने को मिलती हैं वहां पर क्या? समान जलवायु है। कैसे? शुष्क जलवायु देखने को मिलेगी, वर्षा कम होगी, मोटी फसलें हैं वो मुख्यतः आपको, मोटे अनाज की फसलें आपके सामने मुख्यतः देखने को मिलेगी। समझ में आ गया आपके सामने? तो यही है ऐसी जलवायु जहां पर एक से अधिक भौगोलिक या सांस्कृतिक विशेषता पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? समरूपी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद कर लो, मैं बहुत कोशिश करूंगा आपको यहीं पर याद करवा दूं क्योंकि कठिन चीजें याद नहीं होती, मुश्किल से चीजें याद होती। अगला है कार्यात्मक व नोडल क्षेत्र। एक केंद्र बिंदु के चारों ओर संगठित होता है, जैसे कोई कार्य सेवाएं परिवहन होता है। या अच्छे से याद करना, नोडल क्षेत्र, कार्यात्मक क्षेत्र। कोई शहर है, शहर में लगे हुए मान लो गन्ने की फैक्ट्री, है ना, तो अब गन्ने की फैक्ट्री क्या है? शहर जैसे आपके सामने कोई शहर मान लो, कोई भी जगह मान लो आपके सामने, जयपुर मान लो। अब जयपुर में मान लो आपके सामने चीनी की फैक्ट्री लगी है, गन्ने की क्या फैक्ट्री होगी? चीनी की फैक्ट्री होगी। तो अब क्या आसपास ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ पर, लेकिन मान लो आप, है ना, तो आसपास का जो क्षेत्र है वहां से क्या लेकर आया जाएगा? आपके सामने गन्ना है वो लेकर आया जाएगा। समझ में आ गया आपके सामने? सारा परिवहन वहां पर जाएगा, मजदूर वहां पर जाएंगे, सारा कामकाज वहां पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के खास करके नोडल क्षेत्र क्या होते हैं? शहरी क्षेत्र को नोडल क्षेत्र बोला जाता है, जो जिसके ऊपर क्या होता है? सारी की सारी चीजें हैं उसी क्षेत्र के आसपास घटित होती हैं। जैसे कोई कार्य वहां पर होगा, सबसे ज्यादा रोजगार वहां पर देखने को मिलेगा, सेवाएं, हॉस्पिटल आपके सामने, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी सड़कें, अच्छे आपके सामने घर, आपके सामने अच्छी परिवहन से संबंधित समस्या चीजें सभी वहां पर देखने को मिलेंगी। समझ में आ गया? और वहां पे सबसे ज्यादा रोजगार देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक या नोडल के नाम से जाना जाता है। नोडल का अर्थ क्या आता है? मुख्य क्षेत्र। जैसे दिल्ली शहर के सेवा क्षेत्र, दिल्ली राष्ट्रीय क्षेत्र या राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, आपके सामने जो अपना राजस्थान में जयपुर है, इधर की साइड में जोधपुर है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो शहरी क्षेत्र हैं जिसके आसपास सारी सारी चीजें देखने को मिलती है। भाई आपको अगर कोई बड़ा काम करना होता है, आपको एग्जाम देनी होती है कंपटीशन की, कहाँ जाओगे? जयपुर चलो भाई, आपको वही सेंटर आता है। अगर आपको कहीं पर चीजें नहीं, शॉपिंग करनी है आपको, जयपुर में जाओ, वहीं पर आपको अच्छे कपड़े या फिर सस्ते दरों में चीजें मिलती हैं। और कोई चीज खरीदनी होती है तो शहर के आसपास आपके सामने क्या देखने को मिलता है? सारी सारी चीजें, अच्छी बेहतर सुविधाएं देखने को मिलती हैं। अगले वाला पॉइंट है योजना व प्रोग्मेटिक क्षेत्र। ये छोटे छोटे पॉइंट है, मुश्किल है, टर्मोलॉजी समझना मुश्किल है, लेकिन हम हैं तो कुछ मुश्किल नहीं है। योजना क्या होती है? विशिष्ट योजना या प्रशासनिक उद्देश्य से परिभाषित क्षेत्र। मतलब योजना व प्रोग्रामेटिक क्षेत्र क्या होता है? भाई आपने सुना होगा ना कि वो तो रिक्को एरिया है, राजस्थान में सुना होगा ना, वो तो रिक्को एरिया है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वो सिंचाई संचित एरिया है, सिंचाई कमान क्षेत्र है। सुना है ना आपने ये सब चीजें? भाई कम से कम कुछ नहीं सुना आपने, रिक्को एरिया तो सुना होगा, शहर के आसपास रहते हो आप, कितना ही छोटे से छोटे शहरों, रिक्को एरिया तो सबको बताते हैं। तो इस प्रकार का जो एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? विशिष्ट योजना या प्रशासनिक उद्देश्य के लिए बनाए गए क्षेत्र। मतलब
रिको एरिया किस लिए बनाए गए थे? राजस्थान में उद्योगों को विकास करने के लिए शहर के बाहरी क्षेत्र में क्या कर दिया गया, जमीन को आवंटन कर दिया गया, ताकि क्या हो, शहर में जो उद्योग है वो नहीं, मतलब शहर में उद्योग पनपे लेकिन बाहरी क्षेत्र में पनपे, ताकि क्या है, आम जनमानस को वहां पर दिक्कत नहीं हो। समझ में आ गया? उसको रिको एरिया के नाम से जाना गया। तो वो क्या था, वो रिको एरिया एक योजना थी रिको, जिसके नाम से उसको उसके नाम पर उस क्षेत्र का नाम रखा गया। समझ में आ गया? एक सिंचाई कमान क्षेत्र क्या होता है, जहां पर बांध वगैरह का जो क्षेत्र होते हैं उस पर इस प्रकार के जो क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है। समझ में आ गया? तो परियोजनाओं के आधार पर इन सब चीजों का निर्माण करते हैं। अच्छे से याद कर लेना सारी सारी चीजों को। परपेचुअल और आपके सामने वर्कुनल क्षेत्र, लोगों की धारणाओं या लोक भाषाओं पर आधारित क्षेत्र जिसकी कोई संचित सीमा नहीं होती, मतलब लोगों की धाराएं और लोक भाषाओं के आधार पर जो क्षेत्र बना दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, आपके सामने परपेचुअल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से? परपेचुअल क्षेत्र या वर्कुनल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब लोग क्या करते हैं भाई, लोग जैसे जिस प्रकार की संस्कृति से रहते हैं, जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, जिस प्रकार के उनके व्यंजन है, और उन्हीं सब चीजों को देखकर आपके सामने क्या एक उनका उद्देश्य बन जाता है। जैसे राजस्थान के मारवाड़ी लोग क्या करते थे, आपके सामने व्यापार के लिए जाने जाते हैं, तो क्या कहा जाता है, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति है राजस्थान से बाहर जाके बसेगा तो क्या कहेंगे, भाई वो तो मारवाड़ी है। राजस्थानियों की पहचान किससे हो गई? मारवाड़ियों से हो गई, है ना, क्यों? वो व्यापारी थे और सारे पूरे भारत में घूमते थे अपने व्यापार के लिए, तो राजस्थान के हर व्यक्ति को बाहर क्या जाना जाता है, मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? इस प्रकार की जो अपनी अवधारणाएं होती हैं उस प्रकार के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? परपेचुअल और वर्कुनल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है मुझे आपके सामने अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। उदाहरण के लिए आपके सामने मिड वेस्ट अमेरिका, है ना, दक्कन के पठार। अब दक्कन का पठार क्या आपके सामने सबसे पहले दक्षिण हिस्से में देखने को मिलता है भारत के, और पठारी क्षेत्र आपके सामने ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ गया पठार है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं आपके सामने, दक्कन का पठार। आपको सीमांकन थोड़ी कर रखा है कि भाई ये दक्कन का पठार है, नहीं है ना ऐसा कोई सीमांकन, लेकिन अपन बोलते हैं दक्षिणी क्षेत्र को, नर्मदा से नीचे के क्षेत्र को। अगले वाला क्या है, यही आपके सामने वर्गीकरण भौगोलिक अध्ययन को व्यवस्थित करने में मदद करता है, और इस प्रकार के जो वर्गीकरण दिखाई पड़ते हैं यही क्या करते हैं आपके सामने, जो हमारे भूगोल को अध्ययन करने में हमारी बहुत ज्यादा मददगार भी सिद्ध होते हैं आपके सामने। यह था आपके सामने यूनिट फर्स्ट का जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया है। अब पढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की तरफ। विश्व की प्रमुख जलवायु क्षेत्र के नाम लिखिए, इनकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मतलब पूरी दुनिया में कौन कौन से प्रमुख जलवायु क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं उसके बारे में बताना आपको, और उनकी विशेषताओं के बारे में आपको विस्तार से बताना है। विश्व को विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है जो तापमान और वर्षा के पैटर्नों पर आधारित होता है। मतलब अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो अलग अलग प्रकार के जो भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो किस पे आपके सामने, तापमान और वर्षा के आधार पर मुख्यतः इन सब पैटर्नों पर बांटा गया है। समझ में आ गया ना? कोपियन के द्वारा मुख्यतः आपके सामने जलवायु का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया है, और किसके आधार पे है, तापमान वर्षा के आधार पे, जलवायु के आधार पे इनको मुख्यतः किया गया है, इनका वर्गीकरण। अगले वाला है भूमध्य रेखीय व उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, इक्वेटोरियल व ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ, नाम से पता चल रहा है आपको, भूमध्य क्षेत्र के बारे में अपन बात करेंगे, और वहां पर कैसे पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन है वो आपके सामने देखने को मिलते हैं। कैसा क्षेत्र आपके सामने, भूमध्य व उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा के पास। कहां मिलता है क्षेत्र आपके सामने, भूमध्य रेखा के पास आपके सामने ये क्षेत्र है वो मुख्यतः देखने को मिलता है। क्या विशेषता है भाई इस क्षेत्र की आपके सामने, विशेषता है वर्ष भर उच्च तापमान रहना, अत्यधिक वर्षा होना व कोई भी शुष्क मौसम नहीं होना। मतलब आपके सामने इस मौसम की क्या विशेषताएं होती हैं, पूरे साल भर आपके सामने तापमान है वो उच्च दिखाई पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा तापमान दिखाई पड़ता है। अत्यधिक वर्षा होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, वर्षा भी होती रहती है इस क्षेत्र में। क्या होगा आपके सामने, बहुत ज्यादा तापमान होता ना तो क्या होती है, बरसात हुई, तुरंत क्या होगा, पानी इवेपोरेट होकर उठ गया आपके सामने, उड़ते क्या हुआ, और वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि तुरंत पानी क्या था, इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेट हुआ, ऊपर गए, उसके बादल बने, और आपको लग रहा थोड़ी देर पहले धूप थी, अचानक से बारिश आ गई। इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। मतलब एकदम धूप थी, अचानक से बादल छाए, बारिश हो गई, फिर धूप खिल गई थोड़ी देर बाद में आपने देखा बहुत जोर की मूसलाधार बारिश हो गई। तो इस प्रकार का मौसम दिखाई देता है। तापमान ऊंचा रहेगा हर समय,
कोई शुष्क मौसम नहीं रहता, मतलब कैसा मौसम रहता है आपके सामने, एकदम ह्यूमिडिटी से भरपूर रहता है आपके सामने, आर्द्रता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और वर्षा भी बहुत ज्यादा होती रहती है। तापमान के सामने वो वापस क्या वो इवेपोरेशन होता रहता है उसमें से। अब क्या होगा भाई, पूरे साल भर अच्छी बारिश होती रहेगी, तो इससे क्या हो जाएंगे आपके सामने जंगल भी देखने को मिल जाएगी, अच्छे जंगल होंगे भाई। पूरे साल बारिश होगी तो घने वनों का निर्माण हो जाएगा और सदाबहार अपने आप ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि बरसात होती रहती है। उदाहरणों से हर चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ट्रिक से याद करो। सबसे पहले क्या, भूमध्य क्षेत्र, भूमध्य क्षेत्र होता ना, है ना, वो कैसा क्षेत्र होता है जहां पे सबसे ज्यादा तापमान रहता है। भूमध्य क्षेत्र को तो ये स्थान तो याद रखे लोगों, भूमध्य के पास तापमान कैसा, बहुत ज्यादा उस तापमान है, बस इतना याद करना है कि भूमध्य क्षेत्र पे बहुत ज्यादा तापमान रहता है। क्यों रहता है ये भी बता देता हूं। ये पूरी पृथ्वी अपनी, इसके बीच की रेखा को भूमध्य बोला जाता है। सूरज की किरणें साफ सीधी पड़ती हैं एकदम, समझ में आ गया ना। अब कोई चीज सीधी पड़ेगी तो क्या होगा, सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिलेगा। अब कोई भी जगह, एक पानी का गिलास है, पानी का गिलास है, उस पर सीधी किरणें पड़ रही है ना, एक तो क्या हो जाएगा, उस पानी का गिलास आपने क्या कर रखा है, एक बक्से में रख रखा है और वहां पे सीधी तेज रोशनी गिर रही हो, तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म होगा और इवेपोरेट होगा, फिर उसके बदल बनेंगे, कंडेंसेशन होगा, फिर बरसात हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपके सामने, सबसे ज्यादा बरसात देखने को मिलेगी। तापमान उच्च है, आर्द्रता, क्यों? क्योंकि बार बार बारिश हो रही है और बार बार ताप क्या हो रहा है आपके सामने, जो इवेपोरेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इससे आपके सामने आर्द्रता दिखाई पड़ेगी। अच्छा, बरसात हो रही है तो वन कैसे उगेंगे, घने उगेंगे, और कैसा होगा, सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। समझ में आ गए सारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से, एकदम उदाहरणों से, एकदम जीवित तरीके से मैं आपको हर चीज समझाने का प्रयास करता हूं। उष्ण कटिबंधीय सवाना वन, उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र कैसा होता है, भूमध्य क्षेत्र से दूर, मतलब जो भूमध्य क्षेत्र होता है ना, उससे थोड़ा सा दूर जाओगे तब कैसा देखने को मिलता है आपके सामने, उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र देखने को मिलता है। अच्छा, इस क्षेत्र में क्या है, यह क्षेत्र आपके सामने भूमध्य रेखा से थोड़ा, मतलब यहाँ के आसपास के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास देखने को मिलता है, उसका बीच का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर क्या, तापमान तो अभी भी उच्च देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर सीधी धूप वो पड़ती है। समझ में आ गया। लेकिन शुष्क और आर्द्र मौसम दोनों दिखाई पड़ता है। कैसे क्यों दिखाई पड़ता है शुष्क और आर्द्र मौसम यहाँ पर, इसीलिए दिखाई पड़ता है क्यों, बरसात है, बारिश है, बरसात है, वो कैसी होती है, फिक्स समय पर होती है। समझ में आ गया, मतलब जब धूप पड़ेगी तब उसके बाद में बरसात देखने को मिलती है, बाकी का समय शुष्क दिखाई पड़ता है। और अगला क्या है, लंबी घास के मैदान। अब क्या है, तापमान ठीक ठाक है, समझ में आ गया, खाली जमीन पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा आपके सामने तापमान अच्छा है, बारिश भी हो जाती है समय पर, धूप भी खिल जाती है, वातावरण एकदम क्या है, अनुकूलित है। तो कैसा क्या उगेगा, बड़े बड़े मैदानों में क्या उग जाती है, घास उग जाती है, इसलिए क्या बोला जाता है उनको, उष्ण कटिबंधीय सवाना वन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। बिखरे हुए पेड़ दिखाई पड़ते हैं, दूर दूर होंगे आपके घास के मैदानों में, दूर दूर पेड़ भी दिखाई पड़ जाते हैं। क्लियर हो गई सारी चीजें। अगला क्षेत्र आपके सामने मरुस्थलीय क्षेत्र। अच्छा, मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको बताने की जरूरत नहीं होती, उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का क्षेत्र होता है, जहां पर वहां पर ये सब दिखाई पड़ते हैं। क्या होता है आपके सामने, उच्च व निम्न तापमान, दोनों प्रकार का तापमान दिखाई पड़ेगा। दिन में गर्मी पड़ेगी, बालू मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी ऐसी मुख्यतः पाई जाती है, जो क्या होती है आपके सामने, जिससे तापमान है वो दिन में वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। आपके सामने मिट्टी, आप सबको पता है मिट्टी का सिद्धांत, बहुत जल्दी गर्म होगी, बहुत जल्दी ठंडी होगी। तो मिट्टी मिट्टी है तो क्या होगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है दिन में, तो उच्च तापमान देखने को मिलेगा। जैसे ठंड होती है तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, तो रात का तापमान बहुत कम भी दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया आपके सामने। तो उच्च तापमान भी है और आपके सामने निम्न तापमान, दोनों का दोनों तापमान भी दिखाई पड़ते हैं। अगला क्या, बहुत कम वर्षा भी होती है। साथ के साथ क्या दिखाई पड़ता है, बरसात की बात करें, बारिश की बात करें, बहुत कम वर्षा दिखाई पड़ती है। समझ में आ गया आपके सामने। क्यों? क्योंकि भैया आपके सामने जो यहाँ पर क्या होता है, पानी होता नहीं तो इवेपोरेशन होगा नहीं, इवेपोरेशन होगा नहीं तो क्या होगा, बरसात कहां से होगी आपके सामने, तो बरसात बहुत कम दिखाई पड़ती है। शुष्क वनस्पतीय क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं। और क्या होगा आपके सामने, वनस्पति कैसी होगी भाई, एक बात बताओ, कोई पेड़ है उसको पानी नहीं लग पा रहा है तो आपके सामने वो हरा भरा कैसे रह पाएगा, शुष्क रहेगा। तो झाड़ियां मुख्यतः यहाँ पर देखने को मिलती हैं, कैक्टस उग जाते हैं, झाड़ियां उग जाती हैं, मुख्यतः आपके सामने इस प्रकार के पेड़ पौधे आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। समझ में आ रहा है, अपना जैसलमेर वाला क्षेत्र मान लो। अगला क्या है, अगला क्षेत्र क्या, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। महाद्वीपों के तट, पश्चिमी तट, जो पश्चिमी ये वाला तट होता है ना कोई भी, इसको बोला जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन सी,
है ना। महाद्वीपों के पश्चिमी तट जो 30 से 45 अक्षांश पे आपके सामने मौजूद है। किस प्रकार की विशेषताएं आपके सामने इनकी? गर्म, शुष्क, गर्म एक मिनट तापमान एकदम गर्म दिखाई पड़ेगा, शुष्क ग्रीष्म काल होगा, मतलब एकदम क्या होगा आपके सामने ठंडा, शुष्क मतलब एकदम सूखा ग्रीष्म काल, गर्मियों में कोई बरसात नहीं दिखाई पड़ती है। समझ में आ गया आपके सामने। और सर्दियां कैसी? आंध्र सर्दियां दिखाई पड़ती है, मतलब यहाँ पे सर्दियों में बरसात दिखाई पड़ती है। राजस्थान, अपने राजस्थान के क्षेत्र में, उत्तर भारत के क्षेत्र में आपके सामने सर्दियों में बरसात होती है, जिसको माउट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के क्षेत्र में देखा होगा ना भाई, आपने कहा कि चना और गेहूं तो जल्दी ठीक होगा जब माउट होगी, है ना, सुना ना आपने। तो जो मावट होती है क्यों होती है? क्योंकि जो मेडिटेरियन भूमध्य सागर है वहां से जो हवाएं वो बादल यहाँ तक आते हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या दिखाई पड़ती है? बारिश होती है। तो भूमध्य क्षेत्र पे क्या होता है भाई, अपने क्षेत्र, अपना यहाँ पर जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मियों में बरसात होती है और सर्दियां शुष्क रहती है मुख्यतः, है ना, एक आध माउट होती है बस। तमिलनाडु में उल्टा है, गर्मियों में आपके सामने क्या रहेगी? शुष्क रहेंगे, सर्दियों में बरसात होगी। और वही चीज भूमध्य सागर पे भी देखने को मिलती है, गर्मियां शुष्क रहती है, सर्दियों में बरसात होती है। और कैसे प्रकार के वन दिखाई पड़ते हैं? खट्टे फल, जैतून जैसे जो फल हैं या आपके सामने जो पेड़ हैं वो दिखाई पड़ते हैं। समझ में आगे सामने फलों की आपके सामने मुख्यतः खेती दिखाई पड़ती है। अगले वाले की बात करें आपके सामने, शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण आपको पता चल गया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। महाद्वीपों के आंतरिक भाग, बीच का क्षेत्र होता है, कोई भी महाद्वीप है उसके जो बीच का क्षेत्र होता है उसी को क्या बोला जाता है? शीतोष्ण घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। क्या होता है यहाँ पर आपके सामने? चरम तापमान, बहुत अधिक तापमान, गर्मियों में बहुत अधिक तापमान, सर्दियों में बहुत कम तापमान। राजस्थान वाला क्षेत्र मान लो आप मुख्यतः। उत्तर भारत का जो क्षेत्र होता है उसमें यही दिखाई पड़ता है, बहुत ज्यादा तापमान गर्मियों में, सर्दियों में बहुत कम तापमान, मध्यम वर्षा, ठीक ठाक वर्षा होती है। और उत्तर भारत में आपके सामने ना तो बहुत अधिक वर्षा होती है ना बहुत कम वर्षा होती है, मध्यम दर्जे की वर्षा दिखाई पड़ती है। और खेती कौन सी होती है आपके सामने? गेहूं की मुख्यतः खेती दिखाई पड़ती है। क्यों? ठीक ठाक वर्षा होती है, नदियां यहाँ से बहती है, पानी की गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो गेहूं व चावल की फसल मुख्यतः दिखाई पड़ती है। तो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, वहां चरम तापमान देखने को मिलेगा, मध्यम दर्जे की वर्षा होती है। और किसकी खेती देखने को मिलती है? गेहूं की खेती है वो मुख्यतः देखने को मिलती है आपके सामने। क्लियर हो गया आपके सामने सारी चीजें। अगला है टैगा व साइबेरियन क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश का क्षेत्र। साइबेरियन क्षेत्र, साइबेरियन क्षेत्र मुख्यतः आपके सामने उत्तरी गोलार्ध है, जो आपके सामने जो रशिया है, रूस देश है, उसके ऊपर के क्षेत्र होता है, उसको साइबेरियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एकमात्र ऐसा उत्तरी ध्रुव है वहां पर ये क्षेत्र है जहां पे आपके सामने बहुत कम लोग रहते हैं आपके सामने। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश, जो रशिया उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश है ना रशिया के पास, वहां पे आपके सामने देखने को मिलता है। लंबी ठंडी सर्दियां, बहुत ज्यादा, लगभग 7-8 महीने की सर्दियां यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, छोटी हल्की गर्मियां, गर्मियां आपके सामने इतनी ज्यादा अपने यहाँ पर गर्मी पड़ती है ऐसी गर्मियां नहीं पड़ती है। वहां पे आपके सामने जो तापमान है, तापमान मतलब उनके लिए -20 डिग्री में तापमान आ गया तो उनके लिए गर्मियां हैं। समझ में आ गया आपके सामने। और उनकी सर्दियां -60 डिग्री तक तापमान चला जाता है काफी बार, वो उनकी सर्दियां हैं। तो उनके लिए अपने वाली गर्मी नहीं है कि प्लस में 40 डिग्री तापमान जा रहा है या प्लस में 30 डिग्री तापमान जा रहा है, ये नहीं सर्दी गर्मियां उनके लिए। उनके लिए -20 डिग्री तापमान भी क्या है? गर्मियां ही है। समझ में आ गया। कोणधारी शंकुधारी आपके सामने वन दिखाई पड़ते हैं। क्यों भाई कोणधारी दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि एक बात देखो, अपने पेड़ कैसे, राजस्थान में पेड़ कैसे होंगे आपके सामने? ऐसे वाले पेड़ दिखाई पड़ते हैं, ऐसे वाले पेड़ होंगे आपके सामने, ऐसे वाले पेड़ होते हैं ना, ऐसे वाले, है ना, ये ऐसा पेड़ है और उसके सामने ऐसी पत्तियां, ऐसे पेड़ होंगे। अब सोचो क्या हो रही है आपके सामने? बर्फ पड़ रही है, सारे पेड़ पे बर्फ ही बर्फ जमा हो जाएगी, तो पेड़ क्या हो जाएगा? टूट सकता है, पेड़ को नुकसान हो जाए। इसलिए कैसा, उस जलवायु के जो पेड़ है उन्होंने किस किस प्रकार से खुद को डाल लिया है? इस प्रकार से, जैसे बर्फ गिरती है वो फिसल फिसल कर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। इसलिए कैसे वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन के कोणधारी वन या शंकुधारी वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अगले वाली कौन से? टुंड्रा क्षेत्र कौन सा होता है? जो अंटार्कटिका का जो क्षेत्र होता है, अंटार्कटिक क्षेत्र होते हैं, वहां पर कैसे प्रकार की आपके सामने जो चीजें पाई जाती हैं? अंटार्कटिका क्षेत्र में टुंड्रा आपके सामने जो हमारी जो जलवायु वो पाई जाती है। कैसी होती है ये? अब अंटार्कटिका से आपको क्या लगा भाई? अंटार्कटिका में कैसी जलवायु पाई जाएगी आपके सामने? ठंडी, अत्यधिक ठंडी सर्दियां, मतलब एकदम जापरिया समझ लो, 9-10 महीने आपके सामने सर्दियां देखने को मिलती है। जमी हुई मिट्टी, जिसको परमाफ्रॉस्ट के नाम से जाना जाता है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? लगभग ये समझ लो कि जैसे
अपन खुदाई भाई अपने बोरवेल कराई होगी, क्या निकलती है वहां पर? मिट्टी निकलती है। लेकिन वहां पर अगर बोरवेल करोगे तो यह समझ लो बर्फ के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। जमीन तो बहुत ज्यादा नीचे दब गई है। यह समझ लो सदियों से आपके सामने जो बर्फ है वो जमती चली जाती है, उसको परमाफ्रॉस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कोई प्रकार के पेड़ पौधे नहीं उगाए दिखाई देंगे आपके सामने, कोई पेड़ पौधे ज्यादा नहीं उगते हैं, केवल काई उगती है, लाइकेन। ये क्या होता है काई और लाइकेन? तो आप जानते हो ना, जो शैवाल होते हैं ना आपके सामने, उनको बोला जाता है, वो उगती है। और छोटी छोटी बहुत कम झाड़ियां आपके सामने उगती हैं यहाँ पर। अगले वाला क्षेत्र कौन सा आपके सामने? उच्च भूमि पर्वतीय क्षेत्र। उच्च भूमि पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? पहाड़ी क्षेत्र को उच्च भूमि पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं, जैसे नाम से पता चला आपके सामने। ऊंचाई के साथ तापमान और वनस्पतियों में परिवर्तन, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, तापमान में परिवर्तन और वनस्पतियों में भी परिवर्तन दिखाई देता है आपके सामने। ये जलवायु क्षेत्र ना होकर केवल प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या होता है आपके सामने? सबसे नीचे तो थोड़े वन दिखाई देंगे, फिर आपके सामने थोड़ी झाड़ियां वगैरह, फिर आपके सामने जो शंकुधारी वन है वो आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। ये क्या होता है आपके सामने? प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं, बल्कि मानव गतिविधियों और कृषि पैटर्न को भी निर्धारित करते हैं। आपके सामने यहाँ पर जो झूम खेती दिखाई पड़ती है, इस प्रकार की जो सीढ़ीदार खेतियां हैं वो मुख्यतः देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपके सामने? बहुत विस्तार से मैंने हर चीज को आपको बताया है कि विश्व भर में किस प्रकार का जलवायु क्षेत्र पाया जाता है और उनकी क्या विशेषताएं होती है। विस्तार से अपन ने सारी चीजों को समझा है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व के भूगोल है, उससे संबंधित आपका जो पेपर होगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन रिवीजन करने वाले हैं। तो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो ऑलरेडी अपन रिवीजन कर चुके हैं। अब आगे अपन जो आपकी यूनिट नंबर सेकंड है उसके बारे में कंप्लीट जो रिवीजन है वो करने वाले हैं। तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर सेकंड है उसमें आपके सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो होते हैं एशिया का भौगोलिक अध्ययन। एशिया के बारे में अपन भौगोलिक अध्ययन करते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी के जितने भी जो आपको यूनिट फर्स्ट है वो पहले करा दिया है, वो आपके सामने जो डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और फ्री में आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देना, वहाँ से जाकर जरूर से आप PDF को डाउनलोड कर लेना। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, एशिया के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो आपके सामने जो एशिया है उसके कौन से प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं उसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया विश्व के सबसे गतिशील औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, जिसमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। मतलब एशिया है ना, उसमें आपके सामने बहुत से भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं, एक दो नहीं बहुत सारे। एशिया है उसमें काफ़ी भौगोलिक मतलब औद्योगिक क्षेत्र हैं, बहुत ज़्यादा। कैसे? हर क्षेत्र एशिया के अंदर एशिया एक ऐसा आपके सामने महाद्वीप है जहाँ पे आपके सामने बहुत विस्तारित क्या मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। जिसमें से आपके सामने सबसे पहले पूरे बात करें आपके सामने पूर्वी एशिया की, तो पूर्वी एशिया जहाँ पे जापान, दक्षिण कोरिया व चीन जैसे आपके सामने देश देखने को मिलते हैं। और ये कैसे देश आपके सामने, ये एशिया के सबसे विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। मतलब जितने भी औद्योगिक क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं उसमें से अगर सबसे विकसित अगर औद्योगिक क्षेत्र कोई क्षेत्र का है तो वो कहाँ का है? आप सबको पता होगा, आपके आसपास टीवी होगा, मोबाइल होगा आपके सामने, तो और आपके सामने अगर बाइक है तो वो देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी सामान है वो उसमें तो देखो चीन की पार्ट्स आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो आपको सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइना का कोई भी तोड़ नहीं है। जो आप मोबाइल में जो वीडियो देख रहे हो ये आपके सामने कहाँ का है? चाइना से आया हुआ है। समझ में आ गया? इसके जितने भी पार्ट है इस पर देख लेना आप अच्छे से, मेड इन चाइना लिखा होगा, है ना। बैटरी भी देखते हो उस पर मेड इन चाइना देखने को मिलता है आपके सामने। आप जो लैपटॉप होगा आपके घर में उस पर मेड इन चाइना लिखा होगा। सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की लगभग चाइना में बनती है। दक्षिण कोरिया के अंदर आपके सामने सैमसंग जैसी कंपनी है, वो दक्षिण कोरिया की आपके सामने दिखाई पड़ती हैं। जापान जैसा देश है उसके बारे में तो आपको क्या करना, फोर्ड, पैनासोनिक जैसी कंपनियाँ कहाँ के हैं? जापान जैसे देश के हैं। तो ये आपके सामने जो एशिया के सबसे विकसित औद्योगिक क्षेत्र में से दिखाई पड़ते हैं, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन। जहाँ की अगर अपन बात करें कौन से देश का कौन सा जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है आपके सामने। सबसे पहले बात करें जापान की। जापान का जो औद्योगिक क्षेत्र है टोक्यो, योकोहामा और ओसाका काबे, ये कुछ क्षेत्र पड़ते हैं आपके सामने। टोक्यो तो आपको पता है राजधानी है, और जो सामने आपके सामने योकोहामा, ओसाका काबे, ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आपके सामने जापान के देखने को मिलते हैं। कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे आपके सामने जापान में सबसे ज़्यादा उद्योग देखने को मिलते हैं? कौन सा? बाइक,
है ना, बाइक हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, जितनी भी जो फोर्ड है, हेनरी फोर्ड है, उनके द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था आपके सामने, जो कार इंडस्ट्री है, जो आप कार चलाते हो उस समय, जो कार इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाने का काम किया गया था हेनरी फोर्ड के द्वारा, है ना। वो वहाँ की कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने सामान हैं आपके सामने, मशीनरी वगैरह है, सारी की सारी जो जब दुनिया में आपके सामने सबसे पहले यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, और एशिया में अगर औद्योगिक क्रांति की कहीं पर सबसे पहले शुरुआत हुई थी, वो कौन सा देश था? जापान था। जापान ने अपने देश के अंदर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति को लेकर आया था। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में आपके सामने अगले वाला क्षेत्र आपके सामने दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की बात करें तो सियोल और बेसान दो जगह आपके सामने, जो सियाल है जगह है और जो बेसान जगह है, वो ऐसी दो जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं? उद्योग देखने को मिलते हैं दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया अपने उद्योगों की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, शिप बिल्डिंग, जो शिप होती है ना आपके सामने, जो समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी जो शिप चलती है, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, उनका निर्माण में भी दक्षिण कोरिया का प्रमुख स्थान है। और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जहाँ आपके सामने जापान के बराबर टक्कर देता कौन? दक्षिण कोरिया भी दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया। तो जापान इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर, और शिप बिल्डिंग या इलेक्ट्रॉनिक। देखो मैं सीधी सीधी बात करूं आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल रट लो, चेक देना आ जाए, लिख के आ जाना, बस आपका काम बन जाएगा। अगले वाले बात करें, अब पूरी दुनिया के सामने जो अमेरिका जैसे देश को टक्कर देने के अगर कोई दायमा रखता है, कोई ताकत रखता है, तो वो कौन सा देश है? चाइना। जैसे 21वीं शताब्दी शुरू हुई, किसी देश ने अगर सबसे ज़्यादा प्रगति की, वो कौन सा देश है? चाइना। चाइना ने आपके सामने जो इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन आया, इलेक्ट्रॉनिक और आपके सामने ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमेटिक रिवॉल्यूशन आया, जिसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला जाता है, चौथी औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, उसमें सबसे तेजी से बढ़त बनाई किसने? चाइना ने। उनकी सरकार, उनकी औद्योगिक नीति और उनके जो सस्ते में जो युवा है, उनको उन्होंने बहुत सही तरीके से उपयोग किया। भारत की तरह बेरोजगारी नहीं फैलाई, उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उपयोग करके आज पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजाया, और एकदम सही से दिखाने वाले डाटा बदल कर नहीं, वास्तविक उन्होंने दुनिया के अंदर क्या क्या अपने आप को स्थापित किया। इनके द्वारा परल रिवर डेल्टा है, वहाँ पे इनका औद्योगिक केंद्र दिखाई पड़ता है। गोंद में के अंदर यागची रिवर डेल्टा है, वो संघाई के अंदर प्रमुख क्षेत्र है, और बीजिंग तियानजिन नामक जो जगह है, वहाँ पर आपके सामने क्या है? इनके प्रमुख औद्योगिक केंद्र दिखाई पड़ते हैं। इनके बात करें आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक में, तो आपके सामने इनको सबको पता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक में तो इनके बराबर कोई तोड़ में नहीं है। वस्त्र उद्योग में ये आपके सामने बहुत आगे है। साथ के साथ बाहरी उद्योग होते हैं, उनमें भी इनका बहुत प्रमुख योगदान है। अगर बात करें इस समय की, तो चीन को विश्व की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों? दुनिया भर के जितने भी कच्चे माल की उत्पादकता भी चाइना में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और सबसे सस्ती दरों में अगर किसी भी देश को या किसी भी कंपनी को अगर अपना उत्पादन करना होता है, तो वो कहाँ से करवाता है? चाइना से करवाता है। क्यों? एक तो वहाँ की जो सबसे सस्ते मजदूर मिलते हैं, सबसे सस्ता वहाँ पे माल भी मिल जाता है, कच्चा माल, और वहाँ के जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कुशल कारीगर हैं। बहुत आसानी से वो कोई भी काम को क्या कर देते हैं? सबसे सस्ती दरों में कर देते हैं। उनके पास अच्छी तकनीक है, उनके पास अच्छे उद्योग है। अगले वाले की बात करें यूनिट नंबर जो 2 नंबर प्रश्न की, दक्षिण पूर्व एशिया की। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर बात करें आपके सामने, सिंगापुर, मलेशिया व थाईलैंड जैसे देश आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर व विनिर्माण। आज आप ये जो मोबाइल चला रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान चलाते हो, उसमें एक चिप लगती है। आपने देखा हो ना, आईसी, इंटीग्रेटेड, जिसको सर्किट के नाम से बोला जाता है, आईसी के नाम से बोला जाता है। यह समझ लो आप, पूरी दुनिया अगर किसी चीज़ पे चल रही है, अगर एक ताकत जो इस दुनिया को, पूरी दुनिया को चला रही है, वो कौन सी? जो इंटीग्रेटेड चिप, आईसी चिप जिसको बोलते हैं ना आप, इंटीग्रेटेड चिप, जो देखो हरी कलर की आती है, थोड़ा उसमें ब्लैक स्पॉट से आते हैं आपके सामने, उसको इंटीग्रेटेड चिप बनती है पूरी दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन धातु से बनती है इंटीग्रेटेड चिप, और जो सिलिकॉन धातु वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर निकलता है? सिंगापुर के अंदर। मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश हैं, इनके अंदर ही सबसे ज़्यादा निकलता है सिलिकॉन, और उसी से सबसे ज़्यादा निर्माण होती है। समझ में आ गया? तो इसलिए सिंगापुर हो गया आपके सामने, इस पर सबसे ज़्यादा जो चाइना वो अपनी नज़र रखता है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा यहीं पर निर्माण होता है इसका। तो ये आपके सामने क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अर्धचालक व विनिर्माण के अंदर इनका क्या है? अर्धचालक बोला जाता है सेमीकंडक्टर को, और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनाने में इन तीनों देशों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगले वाले देशों की बात करें आपके सामने, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में प्रमुख स्थान की बात करें तो आपके सामने नाम आता है भारत का।
भारत में मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, छोटा नागपुर, पठार, ये कुछ प्रमुख आपके सामने क्या है, वो औद्योगिक केंद्र हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार के उद्योगों का निर्माण होता है। बड़े आपके सामने उद्योग दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से प्रमुख उद्योगों की बात करें आपके सामने प्रमुख उद्योग है वस्त्र का उद्योग, सॉफ्टवेयर का उद्योग, ऑटोमोबाइल, भारी उद्योग व सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग। मतलब वस्त्र निर्माण का उद्योग दिखाई पड़ता है, सॉफ्टवेयर निर्माण का उद्योग दिखाई पड़ता है और ऑटोमोबाइल व भारी जो सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग दिखाई पड़ते हैं। तो ये कुछ प्रमुख उद्योग हैं जिन उद्योगों से क्या किया जाता है आपके सामने, इन जगह पर इन सब चीज़ों के उद्योग दिखाई पड़ते हैं। बेंगलुरु आपके सामने जिनको आईटी हब के नाम से भी जाना जाता है आपके सामने, और दिल्ली, मुंबई व पुणे हैं वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है इनको। आपके सामने जो दिल्ली, छोटा नागपुर, पठार है, ये आपके सामने क्या किया जाता है इनमें, इन जगहों पे आपके सबसे ज़्यादा खनिज वगैरह निकलते हैं। कानपुर वगैरह है आपके सामने, जहाँ पर कानपुर हो गया, सूरत हो गया, इसको वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया कौन सा है आपके सामने, जहाँ पर फारस की खाड़ी है, जहाँ पर जो आपके सामने जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, जहाँ पर आपके सामने मुख्य रूप से सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, अरब के जो देश हैं, इनमें आपके सामने खास करके इराक हो गया, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस आधारित उद्योग देखने को मिलते हैं। क्यों, ये कुछ ऐसे देश, इराक से भी बहुत ज़्यादा तेल निकलता है, जहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है वो सबसे ज़्यादा निकलती है, और इनसे संबंधित उद्योग दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स हो गए, और रिफाइनिंग का काम है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। ये क्षेत्र उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए जाने जाते हैं। जितने भी जो मैंने आपको क्षेत्र बताए गए, ये सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, श्रम सरकारी नीतियों के लिए, मतलब सस्ती जो सरकारी नीति उसके लिए जाने जाते हैं, और वैश्विक बाजारों तक पहुंच के कारण विकसित हैं। मतलब इन सब अगर अपन बात करें, इन सभी जो जितने भी आपके सामने जो अपन ने देश की बात करी है, अलग अलग देशों की, एशिया की, ये अपनी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, जो आप यूरोप और आपके सामने अमेरिकन देशों को टक्कर देते हैं। दूसरी बात है, एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, और इस कारण क्या होता है, आपके सामने सबसे सस्ती दरों पर क्या मिल जाते हैं, श्रम या रोजगार करने वाले व्यक्ति भी मिल जाते हैं, सबसे सस्ती दरों पर मजदूर भी मिल जाते हैं। इसकी जो सरकारी नीतियां हैं, सरकार उद्योगों को नियंत्रित रखती है, तो इसलिए उद्योगों में भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं भी कम देखने को मिलती हैं। साथ के साथ वैश्विक बाजारों तक पहुंच के कारण आज के समय ये सब के सब क्या हो गए हैं, उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित हो गए। आज के समय हर देश और दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर क्या दिखाई पड़ता है, वैश्विक बाजार है। पहले कोई उद्योग का निर्माण होता था, कोई भी वस्तु का निर्माण होता था और वो उसी देश में उपयोग की जाती थी। आज कोई भी वस्तु का उपयोग होता है, उत्पादन होता है, वो पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी बेच सकते हो। यही आज के समय, इसको क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। और आने वाले समय में एशिया है वो पूरी दुनिया पर राज करने वाले उपमहाद्वीपों में से एक। कैसा लगा आपको ये प्रश्न जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। अब बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का भौगोलिक एवं आर्थिक महत्व स्पष्ट कीजिए। मतलब ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे दिखाई पड़ता है उसका क्या भौगोलिक व आर्थिक महत्व, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। प्रश्न की बात करें, ट्रांस साइबेरियन रेलवे यह विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन है, जो रूस के पश्चिमी भाग में मॉस्को से शुरू होकर पूर्वी प्रशांत तट वोल्गोग्राद तक फैली हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 9,279 किलोमीटर है। पूरी दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, रूस में देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है भाई, रूस है वो दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। तो भाई कोई देश, अब एक बात बताओ, कन्याकुमारी से लेकर अपन जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही तो रेल चला सकते हैं, वैसे थोड़ी कोलंबो तक चले जाएंगे अपन, नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो जो देश जितना ज़्यादा बड़ा होगा वहीं पर उतना ज़्यादा क्या होगी, जो सड़क निर्माण हो गया है, रेलवे क्षेत्र बिछाया जा सकता है। तो इसी के कारण आपके सामने पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी रेलवे लाइन कहाँ पर बिछाई गई, आपके सामने मॉस्को के सेंट पीटर्सबर्ग जगह है, वहाँ पर बिछाई गई है। जो आपके सामने कहाँ से कहाँ दिखाई पड़ती है, आपके सामने मॉस्को के सेंट पीटर्सबर्ग से होकर पूर्वी प्रशांत तट के वोल्गोग्राद तक जो जगह है, व्लादिवोस्तोक नामक जगह है, वहाँ तक ये फैली हुई है। समझ में आ गया आपके सामने। अब इस जो रेलवे लाइन है इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसका जो है
पूर्वी व पश्चिमी संपर्क, मतलब पूर्वी रूस को आपके सामने पश्चिमी रूस तक जोड़ने का कार्य करती है। ये विशाल साइबेरियन क्षेत्र को, देखो साइबेरियन क्षेत्र है ना, ये जो रूस है उसका सबसे उत्तरी भूभाग को बोला जाता है। जैसे अपने जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, ऐसे ही रूस का जो उत्तरी छोर है, उत्तरी क्षेत्र वाला जगह है या पश्चिमी क्षेत्र वाला जगह, उसको साइबेरियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, या उत्तरी छोर को साइबेरियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये रूस का बहुत बड़ा भूभाग है जहाँ पे बहुत कम जनसंख्या रहती है, उत्तरी ध्रुव के पास है, तो सबसे ज़्यादा बर्फ भी पड़ती है यहाँ पर। ये विशाल साइबेरियन क्षेत्र को यूरोपियन रूस से जोड़ा जाता है, और जिससे इस विशाल व दुर्गम क्षेत्र की भौगोलिक दूरी कम हुई है। जिससे क्या हो आपके सामने, ये एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, क्योंकि हर समय यहाँ पर आपके सामने क्या दिखाई पड़ती है, बहुत ज़्यादा वो होती है, बर्फबारी वगैरह होती है। लोग इतने ज़्यादा, जैसे आप आसानी से यहाँ पर नहीं रहते हैं, या मतलब आसानी से वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो जो आपके सामने रेलवे के माध्यम से इस पहुँच को क्या किया गया है, कम किया गया है। विकास का आधार, इसमें जो साइबेरियन क्षेत्र है ना, वो आपके सामने वहाँ पर हमेशा बर्फबारी होती रहती है, ये मतलब 8 से 9 महीने सर्दी पड़ती है ना। जैसे जम्मू कश्मीर वाला है या लेह लद्दाख वाली जगह है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे रूस से सबसे ज़्यादा खनिज देखने को मिलते हैं। यूरेनियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सारी रूस का जितना भी प्राकृतिक संसाधन है, सारा साइबेरियन क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो रूस का जो साइबेरियन क्षेत्र है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के संसाधन, खनिज, लकड़ी की खोज और उपयोग को संभव बनाया। तो इसने क्या किया, आपके सामने जो ये चीज़ों का निर्माण किया गया है, इससे जो साइबेरियन क्षेत्र है ना, इसमें जो संसाधन है, जैसे खनिज हो गया, लकड़ी हो गई, इनकी खोज है उसको आसानी से संभव बनाया। क्यों, रेलवे तक आसानी तक पहुंच बनाई गई है, तो रिसर्च आराम से हो सकती है, कंपनियां आसानी से वहाँ पर पहुंच सकती हैं, मजदूर वहाँ पे आसानी से पहुंच सकते हैं, लोगों की पहुंच होती है, तो कंपनियों के लिए भी आसानी रहती है। जिससे आपके सामने क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान भी हुआ है और विकास भी संभव हुआ है। तो वहाँ तक लोगों की पहुँच बनी है, तो वहाँ पे क्या, उस क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान भी हुआ है और विकास भी संभव हुआ है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, जमीनी रास्ता। ये यूरोप और एशिया के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमि मार्ग प्रदान करता है। इसका क्या फायदा है, ये यूरोप और एशिया है उसके बीच में आपके सामने क्या करता है, एक भौगोलिक मार्ग भी प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे ये यूरोप है और एशिया है, इसके बीच में जो भौगोलिक मार्ग है उसको भी प्रदान करने का ये क्या करता है, कार्य करता है। इसके बीच में भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें भी आपके सामने इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यूरोप को एशिया से जोड़ने का कार्य भी करता है, और कोई जगह नहीं, और कोई इतनी ज़्यादा आपके सामने ट्रेन नहीं है, क्योंकि रूस है वो सीधा यूरोप से जुड़ा हुआ है ना। तो इससे क्या है, जो सीधी जो ट्रेन जोड़ दी गई, तो एशिया को यूरोप से जोड़ दिया गया। अगले वाले पॉइंट की बात करें, संसाधन का निष्कर्षण। साइबेरिया में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कोयला, लोहा अयस्क तेल और वन संसाधन, और यूरोपीय व रूस के औद्योगिक केंद्रों तक पहुंच आसान बने। मतलब साइबेरिया का मैंने आपको एक ऐसा क्षेत्र बताया जिसमें आपके सामने सबसे ज़्यादा खनिज दिखाई पड़ते हैं, चाहे उसमें कोयला हो गया, चाहे उसमें लोहा हो गया, चाहे अयस्क हो गई। मतलब अयस्क क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो खनिज होते हैं ना, और होते हैं, जैसे मैग्नीशियम निकल गया, जिससे लोहा निकलता है, उसको अयस्क के नाम से बोला जाता है। सीधा खनिज थोड़ी निकलता है, अयस्क निकलता है, उसका और निकलता है, जिसको और बोलते हैं इंग्लिश में, फिर उससे खनिज निकलता है। और तेल हो गए, तो ये सारे के सारे खनिज वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इन सब खनिजों से क्या होता है, आपके सामने सारे के सारे संसाधन है उनका निर्माण होता है। साथ के साथ वन संसाधनों को यूरोपीय, रूस और औद्योगिक केंद्रों तक पहुंच की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इससे क्या आपके सामने, जो यूरोप के रूस का क्षेत्र है वहाँ, और जो उसके जो औद्योगिक केंद्र है वहाँ तक उसने पहुंच बनाई। मतलब रूस से जो आपके सामने खनिजों को निकाला, और इसके नीचे से क्या किया, रूस ने पाइपलाइन बिछा रखी है, यूक्रेन से होकर जाती है इनकी पाइपलाइन रूस की, जो क्या करती है आपके सामने, वहाँ तक रूस है वो यूरोप तक अपने तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज वो उस पाइपलाइन के द्वारा पहुँचाता है। तो यही है आपके सामने इस क्षेत्र तक पहुँच बनी है। तो यूरोप के जो जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं, जिनके पास क्या है, ऊर्जा की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है उद्योगों को, तो यूरोप में तेल नहीं मिलता है, खनिज नहीं मिलते इतने ज़्यादा, तो उनको कौन प्रोवाइड करता है सस्ती दरों में, रूस है वो देता है। अगले वाला है औद्योगिक विकास। रेलवे मार्ग के किनारे औद्योगिक बस्तियों और शहरों के विकास को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे आपको पता है भाई, रेलवे का निर्माण होता है, तो इससे क्या होता है, उसके किनारे उद्योग भी बसते हैं। क्यों बसते हैं, क्योंकि आपके सामने वहाँ से लोग आ जा सकते हैं। अब लोग आज सबसे भाई, कोई भी उद्योग को क्या जरूरत होती है, पहले खनिज की,
फिर क्या होती है, लोगों की जरूरत होती है ताकि वो उस उद्योग को चला सकें। तो खनिज तो मिल जाते हैं साइबेरिया के क्षेत्र में, लेकिन क्या नहीं मिल पाता था आपके सामने, मजदूर या काम करने वाले लोग नहीं मिल पाते थे। तो अब क्या हो गया, रेलवे मार्ग बन गया, तो वहाँ पर आसानी से मजदूर मिलने लगे, आप आसानी से काम करने वाले व्यक्ति है, श्रमिक है, वो मिलना शुरू हो गए। तो इससे क्या हुआ है, अलग अलग प्रकार के जो औद्योगिक बस्तियां हैं जो उस समय निर्माण नहीं हो पा रही थी, अब वो औद्योगिक बस्तियां उनका निर्माण होना शुरू हो गया है। और उस जो किनारे हैं, जो रेलवे के लाइन के मार्ग हैं, उसके किनारों पे अलग अलग प्रकार के शहरों का भी विकास हुआ है। अगले वाला पॉइंट है व्यापार और वाणिज्य। यूरोपीय व एशिया बाजारों के बीच में व्यापार के लिए एक रास्ता व कुशल परिवहन के मार्ग को प्रदान किया। मतलब यूरोप और एशिया के जो बाजार हैं उनके बीच में यूरोप का व्यापार का एक रास्ता बना है। मतलब जो यूरोपीय और जो एशिया के जो बाजार होते हैं उनमें क्या है, आपके सामने एशिया के पास खनिज है, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं आपके सामने, है ना, और यूरोप के पास क्या है, अच्छी तकनीक है, अच्छे उद्योग है। तो उनको खनिज की जरूरत होती है यूरोप वालों को, और एशिया के पास खनिज है, वो उनको किसी को बेचना होता है। तो इससे क्या होता है, यूरोप और एशिया के जो बाजार हैं उनके बीच में क्या बन गया, एक बहुत ही अच्छा गठबंधन बन जाता है, एक बहुत ही अच्छे आपके सामने सामंजस्य बनता है। इससे क्या होता है, इस जो उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, एक मार्ग की जरूरत होती है, एक परिवहन की जरूरत होती है। क्यों, खनिज कहीं तक पहुंचाना है, मजदूर श्रमिक वहां तक पहुंचाने हैं, तो कैसे पहुंचाओगे आप, या कोई तकनीक को लेकर आना है तो किसके माध्यम से, किसी परिवहन के माध्यम से लेकर आओगे। और सबसे सरल और सुगम माध्यम कौन सा होता है, रेलवे माध्यम होता है। तो यही है, इस रेलवे माध्यम ने क्या किया, आपके सामने जो परिवहन के मौके दिए हैं, जिससे क्या हो, आपके सामने सबसे जल्दी व कुशल तरीके से लोग वहां पर आसानी से पहुंच रहे हैं। अगले वाला पॉइंट है कृषि का विकास होना। साइबेरियन मैदानों में कृषि उत्पादकों को बाजार तक पहुंचने में मदद की है। मतलब साइबेरियन का जो क्षेत्र है वहाँ पे जिस जिस प्रकार के आपके सामने, चाहे नॉन वेज हो गए, चाहे वेज हो गया, या कृषि उत्पादन हो गए, जो जो चीज़ें आपके सामने वहाँ पर जो उगती हैं, कृषि होती है, उनको भी अब पूरी दुनिया में क्या मिल गए, बाजार मिल गए। और इसके कारण क्या हो गया, आपके सामने वो वहाँ पर जो लोग हैं वो रहने के लिए अब क्या है, उत्साहित हैं, वहाँ पर रहना चाहते हैं, कृषि करना चाहते हैं, उनको भी अब मुनाफा धीरे धीरे होने लग गया है। अगले वाला पॉइंट है रणनीतिक महत्व। रूस के लिए पूर्वी सीमाओं पर सैन्य व रणनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब रूस के लिए आपके सामने जो पूर्वी सेना है वहाँ पर आपके सामने उसको पता है भाई वो यूरोप है, यूरोप के साथ उसकी क्या है, व्यापारीय संधियाँ तो हैं, लेकिन वो नाटो से क्या करता है, डरता भी है। इसीलिए क्या करता है, रूस भी आपको पता है एशिया का सबसे ताकतवर देश है ना, तो उसको अपने सैन्य संगठनों या अपने जो सेना है उसको वहाँ पर जो पूर्वी सीमा है वहाँ तक पहुँचने के लिए, आसानी से पहुँचने के लिए भी क्या चाहिए, परिवहन चाहिए। और वो परिवहन कौन प्रोवाइड कराता है आपके सामने, ये जो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है वो आपके सामने क्या करती है, उनको आसानी से पहुँच देने का कार्य करती है। तो ये था वीडियो, आपके सामने कैसा लगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है विश्व का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्न है उनका अध्ययन करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड का ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं आपके सामने कौन सी, यूनिट नंबर 4, जिसमें अपन उत्तरी अमेरिका का भौगोलिक अध्ययन के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि उत्तरी अमेरिका का भौगोलिक अध्ययन क्या होता है उसके बारे में। तो अगर आपने यूनिट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पहले नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पे पहले पढ़ा दिया, जाकर उनको भी पहले अच्छे से अध्ययन करो, फिर ये वाला पढ़ना। साथ साथ वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आपको पूरी वहीं पर देखने को मिल जाएंगी। ये पीडीएफ है, फ्री में आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारी की सारी चीजें फ्री में बिल्कुल देखने को मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, साथ के साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई भी चीज खरीदना चाहते हो, डिस्काउंट चल रहा है, इसमें जाकर जरूर से खरीद देना। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक करके खरीद सकते हो आप जो भी खरीदना चाहते हो। चलो शुरू करते हैं अपन आपके सामने वीडियो को पनामा नहर के निर्माण के बारे में। पनामा नहर है वो मध्य अमेरिका में स्थित एक मानव निर्मित जल मार्ग है। मतलब पनामा नहर की बात करें, आपके सामने क्या है, अमेरिका जो शहर है वहां पर निर्मित एक पूरा का पूरा जलमार्ग है। समझ में आ गया। पनामा नहर क्या करती है, आपके सामने जो मध्य अमेरिका है वहां पर आपके सामने देखने को मिलती है। और ये दो मुख्य महासागर है, अंटार्कटिका महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। आपके सामने कौन सी नहर, पनामा नहर। पूरी दुनिया के अंदर सीवेज नहर के बाद में दुनिया की सबसे ज्यादा जो बिजी आपके सामने रूट है वो कहाँ का है, जो
पनामा नहर है वही सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा एक विस्तृत बात बताऊं, ये कोई कृत्रिम नहर नहीं है, मतलब कि आपके सामने ये एक लिफ्ट नहर है, जिसमें क्या किया जाता है, लिफ्ट होती है आपके सामने। जैसे ये वाला क्षेत्र है, ऐसे इसको बांटा गया है ना। इस वाली लिफ्ट में पानी भरा जाएगा, फिर ये क्या है, नाव आगे बढ़ जाएगी, फिर इस पानी को खाली करके इसमें फिर नाव को आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से लिफ्ट सिस्टम चलता रहता है। ये कोई कृत्रिम नहर है, कोई एक प्रकार की प्राकृतिक नहर नहीं है। ये बहुत ही शानदार नहर का डिजाइन किया गया है, बहुत ही शानदार आपके सामने नहरी ढांचा बनाया गया है। इसका निर्माण, पनामा नहर का जो निर्माण है आपके सामने, इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, पनामा नहर वो आपके सामने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1904 से लेकर 1914 के बीच में किया गया। मतलब कुल 10 वर्षों का समय लगा इस पनामा नहर को निर्माण में। और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी देश का योगदान रहा तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के द्वारा इसका निर्माण किया गया। हालांकि इससे पहले आपके सामने फ्रांस है, उसके द्वारा भी, जो फ्रांस राज्य है उसके द्वारा भी क्या किया गया था, आपके सामने प्रयास किए गए थे, लेकिन वो विफल रहे थे। यह दुनिया के एक प्रकार के सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चमत्कारों में से है। इसमें लोग को एक जटिल प्रणाली से उपयोग करके जहाजों को ऊंचाई तक उठाने का काम किया जाता है। देखो क्या होता है, ये ना मेक्सिको और आपके सामने अमेरिका, उसके बीच की जगह इसका निर्माण किया गया पनामा नहर का। देखो होता है क्या, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ, थोड़ा 2 मिनट लेकर। नाव, कोई भी नाव आती है तो यहाँ पर क्या है, पहाड़ी क्षेत्र था, तो पहाड़ी क्षेत्र को तोड़कर नहर का निर्माण करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो इस तरीके से काटा गया इसको कि जैसे ये नाव है, मतलब आपके सामने ये क्षेत्र कुछ ऐसे ऐसे समझ लो, आपके सामने ये कुछ क्षेत्र ऐसे है, ऐसे इस तरीके का क्षेत्र है, मतलब ऊंचा है थोड़ा। रुको स्लोप बना देता हूं आपको ताकि अच्छे से, स्लोप की तरह है ना। तो यहां से समुद्र से नाव आए, अब नाव को इस प्रकार से नहर का निर्माण करना बहुत ज्यादा मुश्किल था पहाड़ को काटने के लिए। तो क्या क्या इंजीनियरों ने यहाँ पे आपके सामने, उनके द्वारा क्या किया गया, इस प्रकार की स्लोप था तो यहाँ पर नाव आई, तो यहाँ अलग अलग प्रकार के चेंबर बना रखे हैं इसमें, ऐसे करके इन्होंने क्या कर रखे हैं, एक चेंबर बना रखे हैं। यहाँ का नाव यहाँ पर आई, तो अब यहाँ वाला क्षेत्र नीचा और यहाँ वाला ऊपर है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ वाला क्षेत्र नीचा, यहाँ वाला ऊपर है, तो क्या करते हैं, नाव यहाँ पर आ गई, तो अब यहाँ पर नाव आने के बाद इसको लॉक कर दिया जाता है और पानी को भाव बढ़ाया जाता है। और जैसे पानी का भाव बढ़ेगा इंजीनियरिंग विधि के द्वारा, तो क्या हो जाता है, वो क्षेत्र ऊपर हो जाता है, नाव भी ऊपर उठती चली जाती है और इस लेवल के बराबर कर दिया जाता है। फिर वो क्या है, वो नाव इसमें चली जाती है, इसका पानी कम कर दिया जाएगा, फिर इसमें पानी भर दिया जाएगा। ये वाला क्षेत्र और भी ज्यादा, ये इससे ज्यादा ऊंचा है, क्यों, पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो ये उससे वाला ऊंचा क्षेत्र है। तो इसको क्या, फिर यहाँ पर नाव पहुंची, इसका लेवल बढ़ाया, ये यहाँ पर पहुंच गई। इस प्रकार से नाव को आगे लेकर जाया जाता है। इसको एक पूरा लॉक सिस्टम बनाया गया है, एक पूरा आप ये समझ लो कि अलग अलग प्रकार के खांचे बनाकर लॉक सिस्टम के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यूट्यूब पे वीडियो पड़े होंगे पनामा नहर से संबंधित, किस तरीके से काम करती है वो देख लेना, लेकिन पहले ये देख लेना। उसका उपयोग जहाजों को विभिन्न ऊंचाई तक उठाने और नीचा करने के लिए किया जाता है। तो इसी प्रकार से अगर इधर से आ रही है तो उसको क्या किया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा, और उधर से आती है तो उसको धीरे धीरे नीचा करके एक जगह से दूसरी जगह की तरफ भेजा जाता है। तो इस तरीके से जो जटिल प्रणाली है, लॉक सिस्टम है, वो इंजीनियरों के द्वारा निर्माण किया गया, क्योंकि पहाड़ को काटकर जो इसका निर्माण करना, इस नहर का निर्माण करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था, असंभव सा नजर आ रहा था। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की विधि का उपयोग किया। अगले वाला है आपके सामने भू आर्थिक महत्व। भू आर्थिक महत्व क्या भाई, क्या भूगोलिक क्या महत्व है और इसका आर्थिक रूप से इसका क्या महत्व दिखाई पड़ता है। क्या है, समय और दूरी में कमी। इसने उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोरे सिरे केप हॉर्न्स की यात्रा को आवश्यकता को खत्म करके अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर के बीच की दूरी को कम कर दिया। मतलब पहले क्या हुआ करता था, ऐसे घूमकर जाना पड़ता था पूरा का पूरा आपके सामने, है ना। अब आपके सामने वो सब नहीं करना पड़ता, वो सीधा का सीधा जो नावें हैं, सीधे सीधे जो जहाज है वो निकल जाती हैं, कहां से, अंटार्कटिका से सीधे प्रशांत महासागर की तरफ चल जाती हैं, और आपके सामने जो दूरी है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। इस समुद्री यात्रा के समय और दूरी को नाटकीय रूप से मतलब कम कर दिया। मतलब धीरे धीरे क्या है, आपके सामने जो समुद्री यात्रा है उसमें समय भी कम लगने लगा है और दूरी भी आपके सामने कम हो गई है। इससे हजारों मीलों की दूरी है और दिनों में बचत होती है। इससे क्या होता है, आपके सामने जो हजारों मील, बहुत जो हजारों किलोमीटरों की जो दूरी है उसको भी इसने कर दिया। क्यों, पहले घूमकर जाना पड़ता था अमेरिका के दक्षिणी छोर से, फिर आपके सामने अमेरिका के ऊपर की तरफ जाते थे, है ना। अब सीधा का सीधा आप निकल सकते हो।
अगले वाला पॉइंट आपके इसके अंदर व्यापार का बढ़ावा। विश्व व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा मिला। तो अब इससे क्या हुआ, एक तो आपके सामने जो तेल है वो भी कम लगता है भाई जहाजों का, और आपके सामने विश्व का जो व्यापार है वो भी सरल व सुगम तरीके से होना शुरू हो गया है, जिससे परिवहन की लागत कम हुई और विश्व आपूर्ति जो श्रृंखला है वो क्या हुई, और भी अधिक कुशल हो गई है। मतलब आपके सामने क्या हो गया है, इससे जो पूरी दुनिया का जो वाणिज्य वो व्यापार है वो और ज्यादा बढ़ा है। क्यों? क्योंकि परिवहन में जो जहाज है वो कम तेल खर्च होता है उनका, और आपके सामने विश्व की जो आपूर्ति श्रृंखला है वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई। यह पश्चिमी अमेरिका और पूर्वी एशिया व पूर्वी यूरोप, पूर्वी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। ये क्या करता है, पश्चिमी अमेरिका, अमेरिका का, ये अमेरिका है, इसका जो पश्चिमी तट है इसको पूर्वी एशिया से, मतलब ये समझ लो ग्लोब गोल है ना आपके सामने, ग्लोब गोल होता है, अगर मैप में समझोगे तो नहीं समझ में आएगा आपके सामने। अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है इसको जापान से जोड़ने का कार्य करता है एक प्रकार से, तथा पूर्वी अमेरिका को, ये पूर्वी अमेरिका इधर की साइड वाला, ये तो ग्लोब में भी, उसमें भी समझ आ जाएगा मैप में, उसको यूरोप से जोड़ने का कार्य करता है। तो एशिया से भी जुड़ गया अमेरिका अच्छे से, मतलब अमेरिका, एशिया से कोई चीज आती है वो यूरोप से, अमेरिका से होती हुई सीधी जा सकती है, और यूरोप की चीजें तो आपके सामने अमेरिका में आसानी से पहले से ही पहुंच थी उनकी। तो अगले वाला पॉइंट आपके सामने रणनीतिक महत्व। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रणनीतिक और सैन्य महत्व बहुत अधिक था। मतलब इससे क्या हुआ, जो अमेरिका आपको पता है पूरी दुनिया पे राज करता है, उसको क्या होता है, उसको अपनी सैन्य ठिकाने बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस नहर के माध्यम से उसने क्या कर दिया, जो सैन्य जो गतिविधियां हैं अब वो आसानी से हो आ जा सकती हैं, सैन्य गतिविधियां भी बहुत अधिक बढ़ गई हैं, क्योंकि उसे अपने नौसैनिक बेड़े को दोनों महासागरों के बीच में स्थानांतरित करने की क्षमता प्रदान की। इससे क्या है, उसकी नौसेना और ज्यादा मजबूत हुई। अब वो एशिया में भी अपनी नौसेना आसानी से ले जा सकता है, और यूरोप में भी अगर उसको कभी अपनी नौसेना को ले जाने का जरूरत पड़ी, नौसेना को स्थापित करने की जरूरत पड़ी, तो वो बहुत आसानी से अपनी नौसेना को वहां पर भी लगा सकता है। तो यही आपके सामने जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उसके जो सैन्य ठिकाने हैं उसको भी इससे मजबूती मिली, साथ के साथ उसका व्यापार व वाणिज्य है वो एशिया व यूरोप तक बहुत आसानी से फैल गया। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने क्षेत्रीय विकास। पनामा और उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। मतलब पनामा और उसका जो आसपास का जो क्षेत्र है उसका क्या हुआ, इससे जो उसका आर्थिक विकास भी बढ़ा। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका है वो क्या करता है, जो पनामा से गुजरने वाले जितने भी जहाज होते हैं ना उससे टैक्स लेता है, और भाई जहाज गुजरते हैं तो लोग भी गुजरते हैं, वहां से लोग गुजरते हैं तो क्या होता है, टूरिज्म भी बनता है, साथ के साथ वहां के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, आपके सामने लोगों के लिए व्यापार है उसको भी बढ़ावा मिलता है, आर्थिक विकास भी दिखाई देता है। पनामा आज के समय सिर्फ एक नहर नहीं है, पनामा की बात करें अगर, वो अमेरिका के दृष्टिकोण से सिर्फ नहर नहीं है, बल्कि एक वैश्विक व्यापार की धमनी है। धमनी मतलब क्या है, जो अपने नस होती है ना, जैसे खून गुजरता है आपके सामने, जो रक्त गुजरता है उसी को धमनी के नाम से बोला जाता है, तो वही है उसी तरीके से। क्यों आपके सामने, क्योंकि अगर आपके सामने अगर एक दिन सवेज नहर और पनामा नहर रुक जाए तो पूरी दुनिया का व्यापार रुक सकता है। आपके सामने जो खाने पीने की चीजें हैं, आपके सामने जो और अन्य चीजें, वो आपके सामने उसकी आपूर्ति बाधित हो सकती है। बहुत ज्यादा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है दोनों की दोनों नहरें। तो ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया है पनामा नहर का प्रश्न। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं, विस्तार से उसके बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसके पास कई विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। मतलब अगर अपन संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया पे अगर कोई देश है जिसके पास सबसे ज्यादा धन दौलत, सैन्य, व्यापार, जिस चीज पे जो सबसे ज्यादा है वो कौन सा आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका। पूरी दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो उसपे जिसपे वो नियंत्रित नहीं करता है, जहां चाहता है वहां पे अपने अपने कानून, अपने नियम कायदे लगवा देता है उस देश से, जिसपे चाहता है उसको क्या कर लेता है, अपने हथियार लेता है, वापस से ठिकाने बना लेता है। कोई भी दुनिया में गृह युद्ध दिखाई पड़ता है, अमेरिका वहां सबसे पहले वहां पर पहुंच जाता है। तो अमेरिका सिर्फ अर्थव्यवस्था ही सबसे बड़ी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उसका राजनीतिक रूप से महत्व है, औद्योगिक रूप से भी उसका ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी देश है वो क्यों अमीर होता है, अपने उद्योगों के माध्यम से अमीर होता है। तो यही है, आज अपन पढ़ेंगे कि जो आपके सामने किस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हुआ, कैसे हुआ आपके सामने। पहला प्रश्न इसका, महान झीलें व पूर्वोत्तर क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट एंड रस्ट बेल्ट।
यह पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र था। जो आपके सामने अमेरिका के जो झीलों वाला क्षेत्र था, वो पहले से क्या हुआ करता था, औद्योगिक केंद्र हुआ करते था, जहां पर शिकागो, डेट्राइट, क्लीवलैंड व पीटर्सबर्ग जैसे शहरों को कवर करता है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र है, वो पहले से ही देखने को मिलते थे। उन औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें, जो प्रमुख रूप से शिकागो शहर है, डेट्राइट शहर है, क्लीवलैंड शहर है और पेट्रोइड जैसे जो शहर है, ये आपके सामने जो झीलें हुआ करती हैं उसके किनारे पे। भाई झील हुआ, पहले अपने पुरानी सभ्यताएं और प्राचीन सभ्यताएं कहाँ पर निर्मित हुआ करती थी, जहां पर पानी मिलता था। और यहाँ पर क्या, इन सब शहरों के आसपास झीलें देखने को मिलती है बड़ी बड़ी। तो इसके कारण क्या, वहां पर बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ, और शहरों का निर्माण हुआ तो क्या हो गया, आपके सामने व्यापार का भी निर्माण होना शुरू हो गया। यहाँ के आसपास आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो उद्योग दिखाई पड़ते हैं, जैसे लोहा इस्पात का उद्योग, लोहे का उद्योग देखने को मिलता है, खास करके कहाँ पर, पीटर्सबर्ग नामक जगह है। तो ऐसे से जो पीटर के जूते आते हैं ना, वो उसी से याद कर लेना इसको, है ना। लोहे इस्पात का उद्योग देखने को मिलता है। ऑटोमोबाइल का उद्योग है, वो कहाँ पर देखने को मिलता है, डेट्राइट नामक जगह है, वहां पर आपके सामने किसका, ऑटोमोबाइल का उद्योग देखने को मिलता है। साथ के साथ मशीनरी व भारी उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है। और ये क्षेत्र आपके सामने किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, आपके सामने जो मशीनरी और जो भारी उद्योग है उसके लिए ये क्षेत्र काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। हालांकि इन क्षेत्रों में अब कुछ गिरावट आई है, लेकिन ये अभी भी महत्वपूर्ण है। क्यों भाई, प्राचीन समय की बात करें तो ये सब उद्योग बहुत ज्यादा पॉपुलर थे प्राचीन समय में, जहां पर लोहा इस्पात का उद्योग पीटर्सबर्ग में वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। साथ के साथ जो ऑटोमोबाइल का डेट्राइट में और मशीनरी का उद्योग है वो भी उस समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन समय बदला, तकनीकी का समय आ गया, अब इन सब जगहों की जो महत्व हो थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इसका महत्व थोड़ा बहुत तो बना हुआ है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। बोस्टन जैसे शहरों के साथ यह क्षेत्र उच्च प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा व विशिष्ट विनिर्माण निर्माण के लिए माना जाता है। मतलब न्यू इंग्लैंड जो क्षेत्र आपके सामने, न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र है, जहां पर जो बोस्टन जैसे शहर है आपके सामने, जहां पर उच्च औद्योगिक उच्च प्रौद्योगिकी मतलब हाई टेक्नोलॉजी से संबंधित, आप 21वीं सदी की बात करें, 21वीं सदी में जब से इंटरनेट आया है, तब से जो टेक्नोलॉजी है उसका उद्योगों में बहुत ज्यादा महत्व बढ़ा है। तो इन सब उद्योगों को गतिशील बनाने के लिए जो अमेरिका जैसे शहर में किस शहरों का योगदान है, बोस्टन शहरों का बहुत बड़ा योगदान है। बोस्टन वो शहर है जहां पर अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी कंपनियों के आपके सामने हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। इंटरनेट से संबंधित, सोशल मीडिया और आपके सामने अन्य तकनीक से संबंधित यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग हैं। वित्तीय सेवाएं, आपके सामने जो फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है, मतलब फाइनेंशियल मतलब जैसे स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करना हो गया आपके सामने, बड़े बड़े बैंक हो गए, बड़े बड़े रिजर्व हो गए आपके सामने। इस प्रकार की जो वित्तीय सेवाएं होती हैं वो कहां पर देखने को मिलती हैं, बोस्टन जैसे शहर में देखने को मिलती हैं। साथ के साथ शिक्षा व विशिष्ट विनिर्माण के लिए भी इस क्षेत्र को बहुत जाना जाता है। किस चीज के लिए जाना जाता है, शिक्षा के लिए और आपके सामने विशिष्ट विनिर्माण के लिए, मतलब सेवाओं के क्षेत्र के लिए। आज के समय अगर अपन बात करें, वर्तमान भारत की बात करें या दुनिया की बात करें, तो उद्योगों को 3 प्रकार से बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीय उद्योग। प्राथमिक उद्योग होते हैं जैसे खनन, कृषि और आपके सामने जो मछली पालन या पशुपालन, मतलब जो प्राकृतिक रूप से दो उद्योग होते हैं उनको प्राथमिक उद्योगों के नाम से जाना जाता है। इन सब उद्योगों का प्राचीन समय में बहुत महत्व है, लेकिन आज के समय इनका महत्व धीरे धीरे कम हो गया। दूसरे प्रकार के उद्योग द्वितीय उद्योग होते हैं, जिनमें क्या होता है, आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग उद्योग बोला जाता है। जैसे आपने क्या किया, कोई गाड़ी का निर्माण कर लिया आपने, कोई मशीन का निर्माण कर लिया, कोई वायुयान का निर्माण कर लिया, तो इस प्रकार के उद्योगों को द्वितीय उद्योगों के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तीसरे उद्योग होते हैं जिसको तृतीय उद्योग बोला जाता है, सर्विस सेक्टर के नाम से बोला जाता है, जिसमें तकनीक के उद्योग, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, कोई टीचर, डॉक्टर, है ना, इन्फ्लुएंसर, ये सब उद्योग होते हैं। इनको सेवाओं का उद्योग बोला जाता है। और ये सेवाओं का उद्योग है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, आपके सामने बोस्टन शहर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो सेवाओं का उद्योग है वो इस समय जो 21वीं शताब्दी में उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो इन सब चीजों का जो विशिष्ट जो विनिर्माण के लिए इनको जाना जाता है। समझ में आ गया, बोस्टन क्षेत्र। अगले वाला दक्षिणी क्षेत्र, ह्यूस्टन। जो ह्यूस्टन क्षेत्र है वो किस चीज के लिए पॉपुलर है, तेल, पेट्रोकेमिकल व एरोस्पेस क्षेत्र है। ह्यूस्टन क्षेत्र है वो आपके सामने, वहां पर तेल है, अमेरिका का तेल है वो एक विशिष्ट प्रकार से निकलता है। आपके सामने पूरी दुनिया को तेल वो कहां पर निकलता है, आपके सामने जो नीचे की तरफ खुदाई की जाती है, तब वहां से खुदाई के समय
निकलता है, लेकिन अमेरिका का जो तेल है वो शैल में पाया जाता है, चट्टानों के बीच में पाया जाता है। तो अमेरिका ने एक विशिष्ट विधि उत्पादित की और जिससे वो क्या करता है, अपने चट्टानों के बीच से तेल निकालने का कार्य करता है। और इसके लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? ह्यूस्टन नामक जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जहां पर तेल निकलता है। तेल मतलब प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक जो क्रूड ऑयल निकलता है। और जहां पर प्राकृतिक तेल निकलता है वहां पर पेट्रोकेमिकल मतलब जो आपके सामने उससे संबंधित जो उद्योग होते हैं, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, ग्रीस, जो वैसलीन हो गया आपके सामने, और जो आपके सामने जो केरोसिन जैसे जो और जो चीजें निकलती हैं क्रूड ऑयल के साथ, उससे संबंधित उद्योगों का विनिर्माण होता है। साथ के साथ यहाँ पर एरो स्पेस से संबंधित मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योग भी दिखाई देते हैं ईस्टर्न नामक जगह पर। अलग अलग जगह की बात करें आपके सामने, अटाल्टा, फ्लोरिडा जैसे शहरों में तेजी से विकसित हुए। साथ के साथ अगर अपन बात करें अल्टार्कटिका नामक जगह की और फ्लोरिडा जैसे शहर हैं, ये बहुत ज्यादा तेजी से विकसित हुए जगहों में से है। ये ऊर्जा, एरोस्पेस, सूचना व प्रौद्योगिकी जैसे जो नए आपके सामने विनिर्माण के उद्योगों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। कौन से उद्योगों का? ऊर्जा का, एरोस्पेस का, सूचना व टेक्नोलॉजी का जो उद्योग है उनका यहाँ पर बहुत अच्छे से निर्माण हुआ है। समझ में आ गया आपके सामने? तो इसको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पर ऊर्जा से संबंधित उद्योग है, एरोस्पेस से संबंधित उद्योग है, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट से संबंधित सबसे ज्यादा उद्योग कहां पर देखने को मिलते हैं? अमेरिका में ह्यूस्टन नामक जगह पर। अगले वाला है आपके सामने प्रशांत तट या पश्चिमी तट। कैलिफोर्निया विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के रूप से जाना जाता है। आपको पता है अमेरिका में कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन सिटी है, सिलिकॉन सिटी किस चीज के लिए पॉपुलर है? पूरी दुनिया के जितने भी सोशल मीडिया के जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर देखने को मिलते हैं? सिलिकॉन शहर है वहां का, जो सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, कैलिफोर्निया शहर है, वहां पर देखने को मिलते हैं। और वहां की कहां पर? सिलिकॉन वैली में खास करके इस प्रकार के उद्योगों का मुख्यतः देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या, जैसे गूगल, अमेजोन, फ्लिप, जो आपके सामने जो और भी फेसबुक जैसे जो बड़े उद्योग, जो आपके सामने जो बड़े सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, उसके आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं? उनके हेडक्वार्टर है वो देखने को मिलते हैं आपके सामने। अगले वाला प्रश्न की बात करें आपके सामने, यहाँ पर एरोस्पेस, मनोरंजन व उच्च टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योग मुख्यतः देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के उद्योग देखने को मिलते हैं? एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के उद्योग, मनोरंजन के उद्योग व उच्च तकनीक के उद्योग है वो यहाँ पर मुख्यतः देखने को मिलते हैं। लॉस एंजलिस नामक जो जगह एक सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र है, और लॉस एंजलिस जो जगह है वो सबसे बड़ा विनिर्माण मतलब आपके सामने व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ पे सबसे बड़े बड़े व्यापार देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? अगला खाड़ी तट, पेट्रोकेमिकल, प्राकृतिक गैस, और आपको सामने शिप बिल्डिंग के उद्योग मुख्यतः देखने को मिलते हैं। जो खाड़ी तट है आपके सामने, खाड़ी है वहां पर क्या देखने को मिलता है? जो गल्फ है आपके सामने, जो मेक्सिको गल्फ देखने को मिलती है, अमेरिका और मेक्सिको के बीच में जगह है, वहां पर पेट्रोलियम निकलता है। क्यों? कोई भी खाड़ी क्षेत्र होता है भाई, राजस्थान अगर भारत की बात करें तो मुंबई का जो खाड़ी क्षेत्र है ना, जो वहां पर भी क्या अपने जो पेट्रोलियम है वो निकलता है। तो ये कहीं पर भी खाड़ियां होती हैं, वहां पर क्या होती है आपके सामने? पेट्रोलियम मुख्यतः निकलता है। तो वहां पर पेट्रोलियम से संबंधित अलग अलग प्रकार के उद्योगों का निर्माण होता है। साथ के साथ शिप बिल्डिंग का, जो शिप होते हैं उनके निर्माण का भी उद्योगों का निर्माण होता है। यह क्षेत्र अपने जो अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों की बात की, अपने अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाने जाते हैं। मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन निकलते हैं, खनिज निकलते हैं, पेट्रोलियम निकलता है, कोयला, इस्पात जैसे उद्योग जो खनिज है वो निकलते हैं। यह क्षेत्र आपके सामने कुशल श्रम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अमेरिका जैसे शहरों की एक खास बात, अमेरिका जैसे देशों की एक खास बात है कि वहां पर जो श्रमिक है, काम करने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा कुशल हैं, स्किल्ड है। भारत जैसे देश में बस इसी चीज की कमी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की भी कमी है, और हमारे पास अगर उस टेक्नोलॉजी को चलाने लायक क्या कुशल श्रमिक भी नहीं। मजबूत बुनियादी ढांचे का भी निर्माण किया जाता है तथा तकनीक व नवाचार का भी क्या हुआ? विकास हुआ। साथ के साथ क्या, जो भारत में बहुत ज्यादा बुनियादी ढांचा उसका निर्माण किया गया, और नवाचार है उसका भी क्या किया गया आपके सामने? जो विकास हुआ है। तो इस प्रकार से आपके सामने जो यूनिट नंबर 4 है, जहाँ पे उत्तरी अमेरिका के बारे में अपने भौगोलिक अध्ययन किया, पूरा का पूरा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है
विश्व का भूगोल, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखने वाले हैं। तो अब अपन यूनिट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, यूनिट सेकंड पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ने वाले यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें एशिया के भूगोल के बाद में यूनिट सेकंड में अब पढ़ेंगे यूनिट नंबर थर्ड में यूरोप का भूगोलिक अध्ययन। अब किसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं? यूरोप के भूगोलिक अध्ययन के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा। तो आपको क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है, ठीक है। साथ के साथ ये पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर जरूर से देख लेना पीडीएफ को। चलो शुरू करते हैं अपन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अपन एशिया के भूगोल के बाद में पढ़ रहे हैं यूरोप के बारे में, तो यूरोप के कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जिसके बारे में अपन विस्तार से देखने वाले हैं। यूरोप ने औद्योगिक क्रांति को सूत्रपात किया और आज भी विश्व की प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। तो आप सबको पता होगा, सबसे पहले इस दुनिया के अंदर जब मनुष्य ने जन्म लिया, जैसे ही मनुष्य ने जन्म लिया तो थोड़े वक्त के बाद में उसने क्या किया आपके सामने? उसने सबसे पहले जब धन को इकट्ठा करना शुरू किया होगा, वो समय होगा जब मनुष्य ने सबसे पहले धन को इकट्ठा करना शुरू किया होगा। तो उसके लिए संचित धन, धन दो प्रकार का होता है आपके सामने, अचल और चल संपत्ति। समझ में आ गया ना? अचल संपत्ति क्या होती है? पैसा हो गया, उसके पास अनाज हुआ करता था, वो अचल संपत्ति है, मतलब आ जा सकती है जो आपके सामने। चल संपत्ति क्या होती है? जिसको आप आसानी से बेच नहीं सकते, जो स्थिर ज्यादा होती है। समझ में आ गया? तो वो पहली अचल संपत्ति जो मनुष्य ने जब जीवन में बनाई होगी वो थी क्या? पशु। जिसमें जब जन हुआ करते थे आपके सामने, जन मतलब छोटा समूह, कबीले हुआ करते थे उस समय, जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा आपके सामने पशु हुआ करते थे, पशुपालन हुआ करते थे, वह उतना ही ज्यादा अमीर हुआ करता था। वक्त बदला, आपके सामने जन है वो जनपदों की तरफ बदले, मतलब मनुष्य ने आपके सामने लोहे का आविष्कार किया। जैसे ही मनुष्य ने लोहे का आविष्कार किया, उसके सामने जो कृषि है उसको करना और भी ज्यादा सुलभ हो गया। इसीलिए क्या हुआ? जन है वो जनपदों में बदले, मतलब पहले जो छोटे से कबीले हुआ करते थे वो बड़े राज्यों में बदले। और जिस मनुष्य के साथ या जिस मनुष्य के पास जितनी ज्यादा जमीन हुआ करती थी, जितनी ज्यादा कृषि हुआ करती थी, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा क्या हुआ करता था आपके सामने? अमीर हुआ करता था। ये आपके सामने जो कृषि है, उससे जमींदारी प्रथा निकली, अलग अलग प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं निकली। पूरी दुनिया में अगर अपन बात करें तो बहुत लंबे समय तक आपके सामने जो कृषि है वो दुनिया में अचल संपत्ति के रूप में काम करती है। मतलब जिनके पास जितनी ज्यादा कृषि है, भूमि है, वो उतना ही ज्यादा अमीर होता है। वक्त बदलता है, 17वीं 18वीं शताब्दी की तरफ अपन बढ़ते हैं और मशीनों का आविष्कार होना शुरू होता है। वहीं से शुरुआत होती है दुनिया में पहली औद्योगिक क्रांति की, जिसमें से जो कृषि आपके सामने, जो कृषि है मुख्यतः शुरुआत कृषि से हुई। कृषि के अंदर जो आपके सामने जिन हाथों से जो उपयोग किया जाता था, मजदूरों का मिलना मुश्किल हो गया था उस समय जो कृषि से संबंधित क्या हो गया आपके सामने? औजारों का निर्माण होना शुरू हुआ, मशीनों का निर्माण होना शुरू हुआ, और उससे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। वो औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू होती है? यूरोप से शुरू होती है, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। फिर वो औद्योगिक क्रांति आपके सामने, 4 औद्योगिक क्रांतियां इस समय हो चुकी हैं। पहले आपके सामने मशीनों से थी, दूसरी आपके सामने कोयले व इंजन, कोयले की थी, है ना, कोयले व तेल की थी, तीसरी आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, और अब इस समय जो चल रही है वो कौन सी थी? जो खत्म होने की कगार पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल की, ऑटोमेटिक्स की थी, मतलब स्वचालित की तरफ। और अब एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 5वीं औद्योगिक क्रांति है। सब औद्योगिक क्रांतियों की शुरुआत कहां से होती है? यूरोप से होती है आपके सामने। और तभी वो यूरोप में जो लोग हैं वो अमीर होते हैं उन मशीनों के द्वारा, और पूरी अलग अलग दुनिया में अपने कच्चे माल को बेचने के लिए जाते हैं, और तभी उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। समझ में आ गया? पूरा विस्तार से बता दिया आपको एकदम। अब आप कितना लिखोगे तो आप पर निर्भर करता है। पहले वाला प्रश्न, पहले वाली जो जगह है वो कौन सी है? रूहर घाटी, जर्मनी के अंदर। जर्मनी का यह क्षेत्र जो यूरोप का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जो कोयला, लौह इस्पात, मशीनरी व रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखो रूहर क्षेत्र जर्मनी में, जैसा अपना यहाँ पे जो झारखंड और जो छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, पठार जिस चीज के लिए प्रसिद्ध है, वही जर्मनी में एक जगह है रूहर घाटी नाम की जगह। ये घाटी भी अपने राज्य, जो अपने भारत में झारखंड, उड़ीसा का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार है, वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अपने उद्योगों के लिए, अपने खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरीके से रूहर घाटी है जर्मनी, वो इसी चीज के लिए प्रसिद्ध है जहां पर कोयला निकलता है, लोहा इस्पात निकलता है। अगर जहां पर कोयला निकलेगा, लोहा इस्पात निकलेगा, उससे संबंधित उद्योग भी उत्पन्न होंगे।
तो वहां पर बड़ी बड़ी मशीनरी के और रासायनिक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। मुझे उम्मीद है आपके सामने समझ में आ गई होंगी चीजें। अगले वाला है आपके सामने ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा? ग्रेट ब्रिटेन, मिड सेंट्स लंदन। तो बर्मिंघम और मैनचेस्टर जो वस्त्र उद्योग के लिए, जो सेलफील्ड है, जो शेफील्ड है इस्पात उद्योग के लिए, और लंदन वो सेवाओं के लिए, उच्च टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। देखो आपके सामने अगर पूरी दुनिया में उद्योगों की बात करें और खास करके यूरोप की बात करें और लंदन ब्रिटेन की बात नहीं करें, अगर अंग्रेजी सत्ता की बात नहीं करें तो उद्योग है वो अधूरे रह जाएंगे। उसमें जो प्रमुख जगह है बर्मिंघम और मैनचेस्टर। मैनचेस्टर है वो पूरी दुनिया में आप सबको पता है वस्त्र उद्योग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। फिर शेफील्ड नाम की जगह जो इस्पात का उद्योग है, जो लोहे का उद्योग है, उसके लिए प्रसिद्ध है। लंदन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अपनी सर्विस देने के लिए प्रसिद्ध है ना, और अपने टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इन जैसे जो भारी वस्त्रों का उद्योग हो गया और आधुनिक जो औद्योगिक केंद्र यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, ये जो आपके सामने जो ब्रिटेन है उसकी अलग अलग जगह के अंदर। अगले वाला है पेरिस बेसिन। पेरिस बेसिन जो फ्रांस के अंदर दिखाई पड़ता है, यहाँ पर पेरिस के आसपास का जो क्षेत्र होता है जहाँ पे उच्च टेक्नोलॉजी से संबंधित आपके सामने उद्योग दिखाई पड़ते हैं, जिसमें मोटर वाहन और विमान से संबंधित आपके सामने आज के समय जो आप हमारा जो विमान है आपके सामने जो भारत में जितने भी लड़ाकू विमान है वो मुख्यतः कहां से निकल के आते हैं आपके सामने? फ्रांस से खरीदे अपने। तो फ्रांस है ना वो अपने मोटर जो गाड़ियां होती हैं है ना, उनके जो उद्योग है उसके लिए आपके सामने विमान है उसके उद्योग के लिए बोइंग कंपनी शायद फेमस कंपनी भी वहीं की है, फ्रांस की है। और रसायन और आपके सामने लग्जरी सामान से संबंधित उद्योगों का क्या है? गढ़ है। तो यही आपके सामने जो पेरिस जो फ्रांस है वो आपके सामने आसपास के जितने भी जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। खास करके ऑटोमोबाइल का जो उद्योग है उसके लिए कौन सा देश फेमस आपके सामने? फ्रांस है वो फेमस है, और उसमें से भी जो पेरिस है वो उसमें से ज्यादा फेमस दिखाई पड़ता है। अगले वाले की बात करें, लोरे। लोरे नामक जगह है जो आपके सामने फ्रांस जर्मनी की सीमा पर है, जो प्रसिद्ध अपने लो एस्क की प्रचुरता के लिए, जहां पर सबसे ज्यादा क्या है? लोहे से संबंधित आपके सामने क्या निकलता है? लोहा सबसे अधिक निकलता है। कहां पर? फ्रांस और जर्मनी के ऊपर। जहां पर लोहा निकलता है उसे उसी से संबंधित जो उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लोरे फ्रांस जर्मनी के जो आपके सामने सीमा है वहां के आसपास का लोहा एस्क का उद्योग है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगले वालों की बात करें आपके सामने, अगले वाला प्रश्न आपके सामने उत्तरी इटली। उत्तरी इटली की बात करें, पो घाटी है, मिलान, ट्यूरिन, जेनेवो, ये जो आपकी जगह है, देखो इटली के जगह है मिलान, ट्यूरिन, जेनेवो, जो आपके लिए किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? त्रिकोणीय भारी उद्योग के लिए। जो आपके सामने जो भारी इंडस्ट्रियल उद्योग होते हैं आपके सामने, कोई देखो कोई भी उद्योग होता है उसमें बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत होती है, और वो बड़ी बड़ी मशीनें कहां से निकलती हैं? आपके सामने इटली में निर्मित होती हैं, जिसमें से आपके सामने अलग अलग प्रकार के उद्योग हैं। जैसे ऑटोमोबाइल का उद्योग हो गया, फिएट कंपनी है, वो फिएट कंपनी कहां की? आपके सामने इटली की है। फैशन से संबंधित आपके सामने जो उद्योग है वो यहाँ के ही सबसे ज्यादा पॉपुलर उद्योग है। अगले वाले की बात करें आपके सामने, सबसे ज्यादा किसके उद्योग यहाँ पर इटली में दिखाई पड़ते हैं? इंजीनियरिंग के उद्योगों का, इंजीनियरिंग के जितने भी उद्योग हैं उसका भी केंद्र किसको माना जाता है? उत्तरी इटली को माना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला है मध्य और आपके सामने जो यूरोप के उद्योग है जितने भी आपके सामने, वो सारे के सारे उद्योग भी कहां पर हैं? आपके सामने कौन से उद्योग दिखाई पड़ते हैं मध्य और पूर्वी यूरोप में? पोलैंड जो देश है वहां पर कोयला इस्पात जैसे उद्योग दिखाई पड़ते हैं। चेक गणराज्य में आपके सामने जो मशीनरी का उद्योग है, वो जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को मशीन प्रोवाइड कराने का उद्योग है वो दिखाई होता है। यूक्रेन में अलग अलग प्रकार की जो भारी उद्योग है उसके लिए वो फेमस है। ये सब देश अपने औद्योगिक आधार पर विकास कर रहे हैं, तो अलग अलग देशों में अलग अलग जो उद्योग है वो फेमस है। देखो अगर आपको कोई भी नहीं पता होना तो 5-10 देशों के जो प्रमुख जगह इनके नाम रट लेना, और लोहा इस्पात उद्योग रट लेना, ऑटोमोबाइल उद्योग रट लेना, मशीनरी उद्योग रट लेना, 4-5 नाम रट लेना और चिपका लेना, पास हो जाओगे। यूरोपीय औद्योगिक क्षेत्र में उच्च तकनीकी क्षमता, मतलब यूरोप के जो उद्योग है उनके अंदर एक चीज जो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है वो कौन सी? आपके सामने उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे शानदार टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो यह आपको भी पता है यूरोप के देश हैं, यूरोप अपने लिए फेमस किस चीज के लिए? अपनी टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। कुशल कर्म, वहां पे सबसे ज्यादा स्किल
स्किल्ड क्या मिलेंगे आपके सामने, वर्कर। सबसे ज्यादा स्किल वर्कर कहाँ पर मिलता है, यूरोप के अंदर ही मिलता है। साथ के साथ आपको पता है सबसे ज्यादा रिसर्च के ऊपर, अनुसंधान और विकास के ऊपर कौन फोकस करता है, यूरोप है, वो अपने सबसे ज्यादा रिसर्च पर और विकास पर फोकस करता है। तो इनसे संबंधित इनके सारे सारे उद्योग दिखाई पड़ते हैं। तो यही है आपके सामने जो यूरोप के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हो उसके ऊपर अपन विस्तार से बात की। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर से बात बताना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, जो भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भूमध्य सागरीय जो कृषि है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं आपके सामने। क्या है, भूमध्य कृषि है आपके सामने। भूमध्य कृषि है वो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर भूमध्य जलवायु होती है। भाई ये तो आपको भी पता है, भूमध्य कृषि कहां पर पाई जाएगी, जहां पर भूमध्य जलवायु होगी। अच्छा, आपको ये जानना जरूरी है, आपने वो प्रश्न जरूर से पढ़ लिया होगा जहाँ पे मैंने विभिन्न प्रकार के जलवायु के बारे में बताया था। इसी भूगोल के पेपर में अगर नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यूनिट फर्स्ट में है, वो आपके सामने जरूर से पढ़ लेना। भूमध्य जलवायु वहां होती है जो गर्म होती है। भाई कहां पर पाई जाएगी, भूमध्य रेखा के आसपास आपके सामने भूमध्य की जो जलवायु है वो पाई जाएगी। अच्छा, आप सबको भी पता है, ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो तो भूमध्य रेखा होती है, वहां पर सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी की सीधी पड़ती है। सीधी की सीधी भूमध्य की रेखा पर आपके सूर्य की किरणों की पड़ने की वजह से सबसे ज्यादा वहां का तापमान देखने को मिलता है। तापमान देखने की वजह से वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है। जैसे आपके इससे क्या होता है, पानी है वो जल्दी इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट मतलब उसका वाष्पीकरण जल्दी देखने को मिलता है। इस कारण क्या होता है, वहां पे आपके सामने हर समय आर्द्रता बनी रहती है। और आर्द्रता के साथ क्या होता है आपके सामने, एक बार आपको लगेगा कि मौसम एकदम खुला है, एकदम धूप खिली होगी, बहुत ही शानदार और स्वच्छ मौसम दिखाई देगा। एक घंटा बीतेगा और मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो जाएगी। लगातार एक आध घंटे तक बारिश होगी, उसके बाद में फिर से मौसम खुल जाएगा, बारिश आपके सामने मौसम साफ और स्वच्छ हो जाएगा। एक दो घंटे निकलेंगे, बहुत ज्यादा आर्द्रता देखने को मिलेगी और फिर से बरसात हो जाती है। तो इस प्रकार का आपके सामने मौसम देखने को मिलता है भूमध्य सागरीय आपके सामने जो क्या होते हैं, जलवायु होती है वहां पर। इस प्रकार की जो जलवायु है इसके अंदर क्या होती है, गर्मी, शुष्क ग्रीष्मकाल व हल्की सर्दियां, आदर सर्दियां देखने को मिलती है। गर्मियां वो शुष्क रहती है और आदर सर्दियां वो देखने को मिलती हैं आपके सामने। विशिष्ट फसलों की बात करें आपके सामने, कौन सी प्रकार की यहाँ पे फसलें देखने को मिलती हैं। तो पहले आपके सामने ये मुख्य रूप से खट्टे फल यहाँ पर आपके सामने मुख्य रूप से पाए जाते हैं। खट्टे फलों की बात करें, संतरा, नींबू, जो खट्टे फल होते हैं वो इस जगह पर सबसे ज्यादा उगते हैं। अब खट्टे फल आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास आपने खट्टा फल खाया होगा, तो नींबू तो सबको पता है खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा होता है, अंगूर है वो सबसे ज्यादा उगता है। और यूरोप के आसपास की जगह यहाँ पर इटली है ना, इटली अपने जो अंगूर की खेती के लिए फेमस है, और अंगूर से ही क्या बनती है, शराब भी बनती है। समझ में आ गया आपके सामने। यहाँ पे आपके सामने जो कृषि की जाती है वो कौन सी की जाती है, जैतून की खेती की जाती है। जैतून की फसल वो आपको सबको पता है किस चीज के लिए फेमस है, तेल के लिए फेमस है। जैतून की कृषि किस लिए की जाती है, तेल के लिए की जाती है। और अंजीर जैसी जो फसलें हैं उसके जाने मानी फसलें हैं जिनको उगाया जाता है, जिन्हें लंबी गर्म व शुष्क मानसून काल, ग्रीष्म काल की जरूरत होती है। तो बहुत ज्यादा जो लंबा शुष्क काल, मतलब शुष्क काल ऐसा नहीं जो अपने राजस्थान में गर्मी पड़ती है इस प्रकार की गर्मी नहीं, ठीक ठाक सा मौसम चाहिए होता है इनको। इस प्रकार का मौसम जो ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा सर्द हो, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए, सर्दी नहीं आनी चाहिए, थोड़ा लंबा ग्रीष्म काल मिलना चाहिए। इसीलिए आपके सामने ऐसे समय क्या होती है, आपके सामने जो खट्टी फसलें हैं वो उगती हैं, जैसे संतरा, नींबू, अंगूर, जैतून जैसी जो फसलें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला है प्रश्न आपके सामने बागवानी का। यहाँ पर यूरोपीय जो देश है यहाँ पर बागवानी देखने को मिलती है, और यहाँ पर किस प्रकार की बागवानी देखने को मिलती है, गहन बागवानी देखने को मिलती है। यह गहन बागवानी एक कृषि का रूप है जहां पर फलों और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। बागवानी में कौन सी बागवानी देखने को मिलती है आपके सामने, गहन बागवानी। गहन बागवानी क्या होती है, देखो कृषि करने के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार होता है सघन कृषि करना। सघन कृषि कौन सी कृषि होती है, बहुत मतलब बड़े क्षेत्र के अंदर आपके सामने व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या किया जाता है, आपके सामने फसलों को उगाया जाता है। तो लोगों के लिए, आपके सामने लोगों के खाने के लिए उत्पादन करने, लोगों के खाने के लिए खाद्य आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए यूरोप में बागवानी की जाती है। और वो किस चीज की बागवानी होती है आपके सामने, फलों की और सब्जियों की, ताकि यूरोप होते हैं वहां पर आपके अन्य देशों में क्या है, फल व सब्जियां हैं वो पहुंचाई जा सके। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला प्रश्न आपके सामने यूरोप में कृषि से संबंधित है, जल संरक्षण।
शुष्क ग्रीष्म काल के कारण सिंचाई का महत्व बढ़ जाता है और जल संरक्षण की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यूरोप में क्या होता है आपके सामने, जो शुष्क ग्रीष्म काल होता है उसमें बरसात नहीं होती है। अच्छा, भारत जैसे देश में क्या गर्मियों में बरसात होती है ना, तो इसलिए क्या होता है हमारे पेयजल की समस्या है ना थोड़ी कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर अपन देखो भारत में अगर गर्मियों में अगर बरसात नहीं होती तो कितनी बड़ी समस्या हो जाती है ना। तो यही है यहाँ पर यूरोप के अंदर, जो यूरोपीय देश है यहाँ पर क्या होता है आपके सामने शुष्क ग्रीष्म काल देखने को मिलता है, गर्मियों में बरसात नहीं होती है। इस कारण सिंचाई है उसका बड़ा महत्व होता है, पानी को सही से उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर पानी को सही से संरक्षित नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके सामने, वहां पर पानी की कमी देखने को मिल सकती है। इसीलिए जल संरक्षण की जो तकनीक है उन सब का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, जो जल संरक्षण की तकनीक है उन सब का उपयोग किया जाता है। अगले वाला है आपके सामने व्यापारिक प्रकृति। यह कृषि मुख्य रूप से व्यापारिक होती है। यूरोप की बात करें और वहां पर मुख्य रूप से आपके सामने किस प्रकार की कृषि की जाती है, व्यापार के लिए कृषि की जाती है। हमारे भारत में अधिकतर कृषि व्यापार के साथ के लिए तो करते हैं, लेकिन हम अपने खुद के खाद्य आपूर्ति के लिए, जैसे आप भाई अपने राजस्थान में देखो, अपन बाजरा उगाते हैं, थोड़ा सा घर पे रख लेते हैं, है ना, गेहूं उगाते हैं, पहले खुद की आपूर्ति करते हैं फिर बाजार में लेकर जाते हैं। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, वो खुद की खाद्य आपूर्ति से ज्यादा किस चीज पर काम करते हैं, व्यवसायिक फसलों पर ज्यादा काम करते हैं, जिनसे उनसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है। जहां उत्पादन को स्थानीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता है। जो आपके सामने जिस प्रकार की कृषि यहाँ पर देखने को मिलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर जितना भी उत्पादन होता है उसको मुख्य रूप से किस लिए उत्पादित किया जाता है, व्यापार करने के लिए उत्पादन किया। वहां पर क्या तो स्थानीय बाजारों में आपूर्ति है तो वहां पर बेच दिया, फिर यूरोप अगर बढ़िया क्वालिटी की चीज है तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उन सब चीजों को बेच दिया जाता है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने गेहूं और जौ। कुछ क्षेत्रों में खास करके सर्दियों में वर्षा के साथ गेहूं और जौ जैसी रबी फसलों की भी खेती की जाती है। भाई ऐसी कोई जगह होती है जहां पर आपके सामने सर्दियां ठीक ठाक पड़ती है, मतलब अच्छी खासी सर्दियां देखने को मिलती हैं, उस वाले क्षेत्र में आपके सामने क्या किया जाता है आपके सामने, और वर्षा भी होती है आपके सामने अच्छी खासी मात्रा। गेहूं की फसल को क्या चाहिए, अच्छी खासी मात्रा में आपके सामने कम से कम 2 से 3 महीने की सर्दियां चाहिए अच्छी खासी मात्रा की। साथ के साथ बरसात भी होनी चाहिए, बीच में आपके सामने एक टाइम है वो कम से कम बरसात होना, बहुत ज्यादा वर्षा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो गेहूं की फसल को उगना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गेहूं और चावल वो फसलें हैं जिनको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो भूमध्य सागर के आसपास भूमध्य जलवायु में अगर कुछ ऐसी जगह है जहां पर सर्दियां अच्छी खासी होती हैं और जहां पर सर्दियों में बारिश भी देखने को मिलती है, तो इस प्रकार की जगह पर क्या किया जाता है, गेहूं और जौ की फसलों को भी उगा लिया जाता है। और आप सबको पता है गेहूं और जौ को किस प्रकार की फसलें हैं, इन फसलों को रबी फसलों के नाम से जाना जाता है। तो इनकी खेती भी है वो मुख्यतः यहाँ पर की जाती है। अगले वाले पॉइंट की तरफ अगर अपन बढ़े, यहाँ पर क्या किया जाता है, मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कैसे कृषि किस प्रकार की होती है, जहां पर आपके सामने पशुपालन भी कर लो और खेती भी कर लो। इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत में इस प्रकार की कृषि बहुत ज्यादा फेमस है, आज से नहीं बहुत ही प्राचीन काल से हमारे जो कृषि है उसमें पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। भाई आप अपने घर में आप लगभग जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हो, अगर आप राजस्थान में मतलब जयपुर के आसपास के सिटी के विद्यार्थी नहीं हो, शहर के विद्यार्थी नहीं हो, गांव के विद्यार्थी हो, तो अगर आपके खेत है तो एक आध जानवर तो आप भी जरूर रखते हो, चाहे भैंस रखते हो, चाहे गाय रखते हो, चाहे बकरी रखते हो, चाहे ऊंट रखते हो, जो भी रखते हो, जो भी पशुधन या भेड़ रखते हो, जो भी रखते हो, लेकिन आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ पशुपालन जरूर रखा जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को किस नाम से जाना जाता है, मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यूरोप में आपके सामने जो पशुपालन है उसको उस पर काफी ज्यादा जोर दिया जाता है, जिसमें भेड़ व बकरी है उसको भी काफी हद तक क्या किया जाता है, आपके सामने भेड़ और बकरी है उनका पशुपालन किया जाता है। लेकिन ध्यान फसलों पर होता है, मतलब अपने तरफ पहले कृषि करो अच्छे से, उसके साथ एक आध भेड़ पालन और जो बकरी पालन है वो कर लिया जाता है। यह कृषि पद्धति जलवायु के प्रति अत्यधिक अनुकूलित होती है, और इस प्रकार की जो कृषि है उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि क्या होनी चाहिए, जलवायु के अनुकूल होनी चाहिए, मतलब जैसी जलवायु है वैसी कृषि करनी है। अब यह नहीं कि आप गर्मियों में आपने गेहूं उगा दिया तो किस प्रकार से उगेगा, कभी नहीं उगेगा। सर्दियों में आपको गेहूं को उगाना होता है, समझे, खट्टे पहले उनको क्या गर्मियों की जरूरत होती है, आप उनको सर्दियों में नहीं उगा सकते। तो ये जो जिस प्रकार की जो कृषि करते हैं इसमें कृत्रिम नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से ज्यादा निर्भरता देखने को मिलती है भूमध्य क्षेत्र पर। तो इसीलिए जैसा कि भारत में होता है,
तो इस प्रकार की कृषि वो मुख्यतः जलवायु पर निर्भर करती है और उच्च मूल्य वाले विशिष्ट फसलों का उत्पादन करती है। साथ ही साथ यहाँ पर किस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जो उच्च क्वालिटी की होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और व्यापारी दृष्टिकोण से उनको उगाया जाता है। समझ में आ गया। तो ये था आपके सामने यूनिट नंबर 3, जहां पे वहां के जो यूरोप है, वहां के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है उसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा और कृषि के बारे में अच्छे से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।